हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग लास्ट ईयर के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के, उसको सॉल्व कर रहे हैं, जो कि घटना चक्र पब्लिकेशन के हैं, जिसमें 2012 से 2020 तक के पेपर को शामिल किया गया है। तो लास्ट दो क्लास में हम लोगों ने 2022 और 2021 को सॉल्व कर लिया है। तो आज की क्लास में हम लोग दोस्तों सॉल्व करेंगे 2020 के प्रीवियस ईयर पेपर को कम्प्लीटली। और इसी तरीके से ये डेली आपको दोपहर में 12 बजे क्लासेस मिल जाया करेंगी, जिसमें हम लोग 2012 तक के पूरे पेपर को कंप्लीट करेंगे 7 से 8 दिन में। और इसी तरह ध्येय आईएएस के टेस्ट पेपर भी चलाए जा रहे हैं और दृष्टि आईएएस के टेस्ट पेपर भी चैनल पर चलाए जा रहे हैं और घटना चक्र की कंप्लीट सीरीज भी चलाई जा रही है। यानी यूँ कहें कि आपका समस्या का वन स्टॉप सॉल्यूशन जो है कि ग्लैंस एकेडमी पर किया जा रहा है, पीसीएस की टेस्ट सीरीज के साथ साथ क्लासेस को भी। तो प्लीज़ आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिए और इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि वहाँ पे आपको पीडीएफ्स मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज हम लोग 2020 के लेक्चर को। तो ये आप देख सकते हैं कि यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2020 जो कि 11 अक्टूबर को हुई थी। क्यों हुई थी 11 अक्टूबर को? क्योंकि कोरोना चल रहा था उस समय। तो ये पेपर तो था जून में प्रस्तावित, लेकिन कोरोना की वजह से इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया 11 अक्टूबर को। और लगभग 5 अक्टूबर के आसपास ही यूपीएससी आईएएस की भी प्रीलिम्स की परीक्षा हुई थी। तो शुरू करते हैं हम लोग जो है कि पहले क्वेश्चन से। तो आइए इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? 2018, 2017, 2020, 2019। तो सही जवाब हो जाएगा 2019। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र 2019 शुरू किया गया, मतलब 2019 में। और एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जानकारी है कि इस वर्ष 2022 में सबसे बेहतर जो प्रदर्शन किया था वो हमारे यूपी राज्य ने किया था। और यूपी में भी पूरे देश को पछाड़ते हुए जो है कि लखनऊ, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण शहरों को भी पछाड़ते हुए लखनऊ शीर्ष पर रहा, क्योंकि लखनऊ के द्वारा लगभग जो है कि PM10 जो होता है हमारा पार्टिकुलेट मैटर PM10, इसकी लगभग 31% सांद्रता को कम किया गया। और दूसरा नंबर भी हमारे मुरादाबाद को प्राप्त हुआ, जो कि 3 से 10 लाख की आबादी में है और लखनऊ 10 लाख की आबादी से अधिक पर है। तो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में 2022 में शीर्ष स्थान यूपी को प्राप्त हुआ। और अगर शहरों की बात करेंगे तो यूपी में भी लखनऊ को प्राप्त हुआ, जो पूरे देश में शीर्ष स्थान पर रहा। तो ये आपका करंट अफेयर्स था जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। और इसका जो टारगेट रखा गया है कि 2024 तक PM10 को और PM2.5 की सांद्रता को लगभग 20 से 30% कम करने का टारगेट रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वती कहा गया है? तो इक्ष्वाकु वंश को श्री पर्वती कहा जाता है दोस्तों। किसको कहा जाता है? और इनको एक और नाम दिया जाता है। एक तो होता है श्री पर्वती अर्थात श्री पर्वत का शासक, और दूसरा होता है आंध्रभृत्य यानी आंध्रों का नौकर कहा गया है। पहले वे सातवाहनों के सामंत थे, किंतु उनके पतन के बाद उन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी और इस वंश का संस्थापक जो था श्री शांतमूल था। तो इसलिए इनको 2 नाम दिए थे, एक तो श्री पर्वती और एक आंध्रभृत्य। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया था? तो अलग समिति ने कहा कि अगर गांव में आपको 2400 कैलोरी अगर प्राप्त हो रही है तो आप जो है कि 2400 कैलोरी से अगर आप कम प्राप्त कर रहे हो तो आप गरीबी रेखा के नीचे आ जाओगे। और शहरों में अगर आप 2100 कैलोरी से नीचे प्राप्त कर रहे हो तो आप क्या करोगे? शहरी गरीबी के नीचे आ जाओगे, मतलब शहर में गरीबी रेखा के नीचे आओगे। और इसका जो अगर हम बात करें कि भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण की दिशा में जो पहला प्रयास किया गया था 1962 में DR गॉडगिल की अध्यक्षता में एक गठित की गई थी कमेटी। ये 1962 में पहली बार हुई थी। लेकिन अलग कमेटी की अगर हम बात करेंगे तो अलग समिति की ही बात कर लेते हैं। और उसके पश्चात 77 में जिस समय अशोक मेहता जी पंचायती राज समिति के लिए गठित किए गए थे, उसी समय YK अलग की अध्यक्षता में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और प्रभावी उपभोग मांग पर एक कार्यदल का गठन किया गया। इस कार्यदल ने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया। तो कब ये गठित हुई थी कमेटी? 77 में। कार्यदल द्वारा भारतीय चिकित्सा शोध परिषद के न्यूनतम पोषाहार आवश्यकता रिपोर्ट को ध्यान में रखकर न्यूनतम कैलोरी आवश्यकता को गरीबी रेखा निर्धारण का आधार बनाया गया, जिसमें यह कहा गया, जो मैंने अभी आपको बताया, कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रति व्यक्ति 2435 किलो मतलब कैलोरी या लगभग 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों के लिए 2095 अर्थात 2100 कैलोरी लगभग आवश्यक है।
जिनका व्यय कैलोरी आवश्यकता की पूर्ति से कम होगा, यानी अगर 2400 कैलोरी से कम या 2100 कैलोरी से कम माने प्राप्त कर रहे होंगे तो वे गरीबी रेखा के नीचे कहलाएंगे। और इस मानक पर 1973-74 के मूल्य पर ग्रामीण क्षेत्र के लिए 49 रुपये तथा शहरी क्षेत्र के लिए 57 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह गरीबी रेखा का निर्धारण हुआ। कि अगर जो व्यक्ति 73-74 की बात हो रही है, आज की बात मत सोच लीजिएगा, आज से तो लगभग 45 साल पहले की बात है ये, कि जो व्यक्ति 49 रुपये गाँव में कमा रहा है एक महीने में और 57 रुपये शहर में कमा रहा है एक महीने में, तो वो अमीर मान लिया जाएगा, यानी वो गरीब नहीं माना जाएगा। और ये रियलिटी है। हम लोगों के माता पिताजी लोग जो है कि 5 रुपये में ही पूरा मेला घूम लेते थे, आज तो 5 रुपये में कुछ नहीं होता है। तो ये उसके कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो 49 रुपीज़ उस समय के लिए सही थे। और फिर आगे देख लेते हैं और भी कमेटीज जो थी। योजना आयोग द्वारा 1989 में डीटी लकड़वाला की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल का गठन किया गया, जिसने जुलाई 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। फिर आगे 2005 में योजना आयोग द्वारा सुरेश डी तेंदुलकर की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल का गठन किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट नवंबर 2009 में प्रस्तुत की। और सबसे लेटेस्ट जो कमेटी है वो कौन सी है? 2012 में रंगराजन समिति का गठन किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट 2014 में सबमिट की। तो आपने देखा कि 1977 में कौन सी कमेटी आई? लकड़वाला समिति आई, अलग समिति आई थी। और 2012 में कौन सी सबसे लेटेस्ट? रंगराजन समिति। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। बहुत बार यह प्रश्न पूछा जाता है और कई एग्जाम्स में कि मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था? मापतौल, प्रशासन प्रबंध, मार्ग निर्माण और राजस्व प्रबंधन। तो यहाँ पे देखेंगे आपकी एग्रोनोमोई मार्ग निर्माण यानी कि सड़क निर्माण और राजस्व प्रबंधन जिला स्तर पे भी करता था, लेकिन आयोग के द्वारा सबसे अधिक जो उत्तर माना जाता है वो मार्ग निर्माण को माना जाता है। तो आप लोग भी अगर ऐसे ऑप्शन आते हैं तो आप लोग सड़क निर्माण या मार्ग निर्माण को ही सही करिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, जो मैंने कहा वही कह रहा है ये, कि मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी राजस्व का संग्रह, सिंचाई सुविधाओं का पर्यवेक्षण, न्यायिक प्रशासन और सड़कों का रखरखाव यानी कि मार्ग का निर्माण करता था। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर सी माना है। सी का मतलब हो गया मार्गों का रखरखाव या सड़कों का रखरखाव। तो आप लोग भी अगर ऐसे ऑप्शन आते हैं तो आपको सड़कों का रखरखाव ही महत्वपूर्ण मानना है इसमें। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक HDI की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो देखिए HDI की गणना में हम जीवन प्रत्याशा को लेते हैं, शिक्षा को शामिल करते हैं और प्रति व्यक्ति आय, इन 3 चीज़ों को शामिल करते हैं, जबकि सामाजिक असमानता को शामिल नहीं करते हैं। और सबसे पहले HDI का जो मापन तैयार किया गया था वो 1990 में तैयार किया गया था, जिसमें महबूब उल हक जो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे, वहीं भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन जो कि भारतीय मूल के हैं, भारत के ही नहीं लेकिन भारतीय मूल के थे, तो इनके द्वारा जो है कि शुरू किया गया था, अमर्त्य सेन के द्वारा। तो आइए देख लेते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, महाजनपद और राजधानी। मत्स्य की राजधानी, कुरु की राजधानी, सूरसेन की राजधानी और अस्मक की राजधानी। तो देखिए अस्मक जो है कि एकमात्र दक्षिण भारत में स्थित महाजनपद था, जिसकी राजधानी पोतन या पोटली भी कहलाती है। और मत्स्य की बात करेंगे तो ये विराटनगर हो जाएगी इसकी। कुरु की बात करेंगे तो इंद्रप्रस्थ यानी मेरठ का जो क्षेत्र है। और सूरसेन की बात करेंगे तो ये मथुरा हो जाएगी। तो ये इनकी 16 महाजनपदों की राजधानी है। और आप लोग एक चीज़ और याद कर लीजिएगा, एक लिस्ट बना के, कि यूपी में जो टोटल 8 से 9 आपके वो आते हैं महाजनपद, तो उनके नाम पता होने चाहिए, उनके क्षेत्र पता होने चाहिए और उनकी राजधानी, क्योंकि यूपी स्पेशल के रूप में ये जो ऐतिहासिक प्रश्न है उसको बना दिया जाएगा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मत्स्य का हो गया विराटनगर, कुरु का इंद्रप्रस्थ, सूरसेन मथुरा, अस्मक का पोतन। क्वेश्चन नंबर 7 है, गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया ऑस्कर लुइस द्वारा, गुन्नार मंडल द्वारा, आशीष बोस या अमर्त्य सेन। तो ए ऑप्शन हो जाएगा, ऑस्कर लुइस के द्वारा गरीबी की संस्कृति का विचार दिया गया था। मतलब क्या है कि निर्धनता की संस्कृति अर्थात कल्चर ऑफ पॉवर्टी की अवधारणा को अमेरिकी मानवशास्त्री ऑस्कर लुइस द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस अवधारणा के अनुसार आर्थिक परिवर्तनों के बावजूद निर्धन लोग अपनी संस्कृति के प्रभाव के कारण ही निर्धन बने रहते हैं और उनकी अपनी संस्कृति उन्हें निर्धनता से ऊपर उठने हेतु प्रोत्साहित नहीं करती है। अब जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि अपनी संस्कृति का मतलब क्या हो गया, जैसे आज भी गाँव में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनकी ज़मीनों की कीमत तो बहुत है, लेकिन फिर भी वो उस पर कृषि ही करेंगे, खेती किसानी करेंगे। क्यों? वो कहेंगे कि हमारे जो बाप दादा थे, पूर्वज थे, वो किसानी कर रहे थे तो हम भी किसानी करेंगे। जबकि आज भी
पता है आप लोगों को कि रोड के किनारे की ज़मीन की वैल्यू बढ़ गई है। अगर उस पर आप बिजनेस करिए, कोई एक स्टार्टअप लगा दीजिए, कोई एक मॉल खोल दीजिए, तो आई थिंक वो ज़्यादा तेज़ी से चलेगा कृषि की अपेक्षा। तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि लोग अपनी संस्कृति से ऊपर उठना ही नहीं चाहते हैं, अर्थात निर्धनता की स्थिति में बने रहते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात कही इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी प्राप्त होती है। बिल्कुल सही बात है। चोल से पहले जो आपके पांड्य वगैरह या जो भी ये शासक थे, तो इनसे ज़्यादा जानकारी तो हमें चोल के बारे में प्राप्त होती है, कि चाहे वो राजराज प्रथम हो या राजेंद्र प्रथम हो या महाबलीपुरम का मंदिर हो, तंजौर मंदिर हो, तो इन सब की जानकारी हमें ज़्यादा प्राप्त होती है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया, जिनमें उनकी विजयों की ऐतिहासिक विवरण भी दिए जाते थे। तो ये भी सही है, दोनों ही सही हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये अभिलेख नहीं होते तो हमें चोल के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त होती। तो सबसे अधिक अगर चोल की जानकारी प्राप्त हो रही है तो कहीं ना कहीं उन्होंने अभिलेखों के चलन वगैरह ये सारी चीज़ों को तैयार किया। तो यहाँ पर ए आंसर इसका आपका सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो ए हो गया यहाँ पे। आप जैसे देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन आएंगे, जैसे राजराज प्रथम, फिर उसका पुत्र राजेंद्र प्रथम ने मंदिरों की ऐतिहासिक दीवारों पर शिलालेख स्थापित किए। राजराज प्रथम ने अभिलेखों द्वारा अपने पूर्वजों के इतिहास को संकलित करने और अपने काल की घटनाओं और विजयों को लेखों में जोड़ने की प्रथा का प्रारंभ किया। तो इसीलिए यहाँ पे ये दोनों ही बातें यहाँ पर सही हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण पक्ष नहीं था? तो 20वीं सदी के 80 के दशक का मतलब हो गया 1980 के आसपास की बात हो रही है, 1980 से 1990 की बात हो रही है। तो इस दौरान कौन से नकारात्मक पक्ष थे? लेकिन एक नहीं था। जैसे प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण हो रहा था, बिल्कुल सही बात है। पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा था, यह भी सही है। जन सामान्य का विस्थापन और पुनर्वास हो रहा था, यह भी सही है। लेकिन राजनीति एवं विकास इसका जो है कि नकारात्मक नहीं हो रहा था, ये तो एक सकारात्मक रूप से चल रही थी। समय के साथ राजनीतिक पक्ष डेवलप होते हैं, विकसित होते हैं। तो ये जो है कि आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? आपको ये पता होना चाहिए कि पूरा पाषाण काल का जो है कि भीमबेटका की गुफा माना जाता है और जिसमें मध्य प्रदेश के पास जो है कि स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा वी.एस. वांककर। वी.एस. वांककर ने भीमबेटका गुफा की इंपॉर्टेंस को उजागर किया। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी खोज वर्ष 1957, ध्यान दीजिएगा, जिस वर्ष बलवंत राय मेहता जी की समिति स्थापित की गई थी, गठित की गई थी पंचायती राज के लिए, उसी समय इसकी खोज वी.एस. वांककर जी ने की थी और यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित हैं, तो टोटल हो जाएंगे आपके 10। कौन कौन से हैं वो 10 शहर? मुरादाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर, बरेली, झांसी, कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी और आगरा। तो ये प्रमुख महानगर हैं या यूँ कहें कि प्रमुख मंडल हैं जो कि आपकी स्मार्ट सिटी योजना में आते हैं। और एक योजना आप पढ़ेंगे जो आगे प्रश्न में मिल जाएगी, आकांक्षी जिला योजना। आकांक्षी जिला का मतलब होता है कि ऐसे जिलों को विकसित किया जाएगा जो बहुत ही गरीब, बहुत पिछड़े हैं, जैसे बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा और आपका ये चित्रकूट, बांदा। तो ये जो शहर हैं ये सामान्यतः आकांक्षी जिलों की लिस्ट में आ जाएंगे क्योंकि बहुत पिछड़े हुए हैं और इनका विकास करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हड़प्पा कालीन कुछ स्थल हैं और उनका पहचान पूछा है कि आज वर्तमान में ये कहाँ पर हैं। तो बालू को देखेंगे तो बालू हरियाणा में है। मांडा की बात करेंगे तो मांडा जम्मू कश्मीर में है। पाडरी की बात करेंगे तो पाडरी गुजरात में है। और हुलास की बात करेंगे तो हुलास उत्तर प्रदेश में है। और हुलास उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये सहारनपुर में है। कहाँ पे? सहारनपुर के जिले में है, जहाँ पे हिमाचल प्रदेश की सीमा, उत्तराखंड की सीमा टच होती है, हरियाणा की सीमा भी। तो यहाँ पे जो है कि सहारनपुर में है। तो यहाँ पर भी देखिए वही आंसर दिया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 13 है, 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा हुई। वह प्रतिवेदन क्या था? तो आवर कॉमन फ्यूचर था। आवर कॉमन फ्यूचर, या दूसरी भाषा में कहें कि एक बर्टलैंड रिपोर्ट जारी की गई थी
बर्टलैंड रिपोर्ट, जिसके अंतर्गत एक शीर्षक लिया गया था कि आवर कॉमन फ्यूचर, और ये रिपोर्ट कब आई थी? 1987 में ही जारी हुई थी बर्टलैंड रिपोर्ट। तो ये आपको याद रखना है। और इसके अंतर्गत आवर कॉमन फ्यूचर आया था एक टाइटल, जिसमें कहा गया था कि हम धारणीय विकास पर अब फोकस करेंगे। और क्वेश्चन नंबर हम 13 के बाद 14 देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि आवर कॉमन फ्यूचर, जिसको WCED यानी कि वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा 1987 में जारी किया गया था, और इसमें सतत विकास की संकल्पना का प्रतिपादन किया गया था। ये रहा बर्टलैंड रिपोर्ट, जिसे आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से जाना जाता है। तो अगले प्रश्न को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। यहाँ पे कुछ कथन दिए हुए हैं और इसमें सही उत्तर की चयन करना है कि दोनों कथन में कौन सा सही है, इस पे हम फोकस करते हैं। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख वेनसांग, आबू जईद, अल मसूदी और अल बरूनी ने किया है। दूसरा है सांबपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही सही हैं। तो सूर्य मंदिर ये कहाँ का है? मुल्तान का है, जिसके बारे में वेनसांग ने भी चर्चा की थी, आबू जईद ने भी चर्चा की, अल मसूदी और अल बरनी ने भी चर्चा की। और जो सांबपुर यात्रा उत्सव है यह सूर्य जी की पूजा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15 है। अटल नवोन्मेष मिशन जो AIM किस विभाग द्वारा शुरू किया गया या किस विभाग की प्रमुख पहल है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नीति आयोग, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नीति आयोग। अब आप लोगों के लिए एक मैं काम दे रहा हूं कि नीति आयोग के द्वारा जो भी मिशन इंपॉर्टेंट रूप से चलाए जा रहे हैं, या जो योजना चलाई जा रही है, या जो रिपोर्ट जारी की जाती है, इसकी आप एक लिस्ट बना लीजिए और उनको याद कर लीजिए, क्योंकि नीति आयोग से हर साल एक प्रश्न पूछा जा रहा है। और नीति आयोग की अगर मैं स्थापना की बात करूं तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1 जनवरी 2015। कब हुई थी? 1 जनवरी 2015। और इसको योजना आयोग को समाप्त करके की गई है, यानी ये योजना आयोग की जगह पर इसकी स्थापना हुई है। तो इसको समाप्त करके 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना कर दी गई है। अब यहाँ पर दे रहा है क्वेश्चन नंबर 16 है। देखिए ये तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो हम लोग करंट नहीं, ये तो बेसिक है। भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के वॉशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया था? तो NM जोशी को भेजा गया था, नारायण मल्हार जोशी। और वहाँ से जब ये वापस आते हैं इंडिया में तो इन्होंने एटक की स्थापना कर दी थी। किसकी स्थापना की? एटक की। और कब की थी? 1920 में। एटक मतलब था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी अखिल भारतीय व्यापार संघ जो था, व्यापार संघ कांग्रेस। तो इसकी स्थापना इन्होंने फिर ILO से प्रभावित होकर भारत में भी मजदूर के यूनियन को एकजुट करने के लिए MN जोशी के द्वारा की गई थी, नारायण मल्हार जोशी के द्वारा। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? लाला लाजपत राय जी थे इसके पहले अध्यक्ष। तो यहाँ पर मैंने 2-3 चीज़ें आपको बता दी हैं। देखिए ILO 1919 में अस्तित्व में आता है, और 1919 में ही वॉशिंगटन में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में NM जोशी जी को शामिल किया गया, और जबकि उनके सलाहकार के रूप में VP वाडिया भी गए थे। तो आयोग के द्वारा जो है कि उत्तर माना गया है, लेकिन यहाँ पर कौन सा? VP वाडिया जी को माना जा रहा है। किसको माना जा रहा है? VP वाडिया। अगला प्रश्न, 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली, इसके राइटर कौन है? तो रचल कार्सन। रचल कार्सन इसके राइटर हैं। अगले प्रश्न को देख। क्वेश्चन नंबर 18 है। एक्स-ला शापेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पर यह संधि हुई थी, और दूसरा अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ था। दोनों ही बातें सही हैं। और जो पहला जो युद्ध हुआ था प्रथम कर्नाटक, तो ये हुआ था आपका 1746 से 1748, और फिर 48 में ही एक एक्स-ला शापेल की संधि होती है, जिसकी वजह से ये युद्ध समाप्त हो जाता है। और कर्नाटक जो वॉर हुआ है वो एक तरफ अंग्रेज थे और दूसरी तरफ फ्रांसीसी थे। तो ये आपको रहना चाहिए पता कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य ये हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 है। समन्वित बाल विकास परियोजना, बहुत बार यह पूछा जाता है, इसके बारे में डिटेल से समझ लीजिएगा, के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? पूरक पोषण, टीकाकरण, परिवार नियोजन या पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा। ये कई बार घुमा फिरा के प्रश्न पूछा जाता है, तो डी हो जाएगा कि परिवार नियोजन नहीं होगा।
1975 में लॉन्च की गई समन्वित बाल विकास योजनाएं ICDS योजना भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। यह योजना 6 सेवाओं का एक पैकेज उपलब्ध कराती है, जिसमें शामिल है पूरक पोषण, स्कूल पूर्व औपचारिक शिक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य चेकअप और रेफरल सेवाएं। तो इसमें परिवार नियोजन नहीं होता, बल्कि ये तो बालक के विकास से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है। अब यहाँ पर देखिए हिस्ट्री का प्रश्न है। भारतीय शस्त्र अधिनियम जो किसके द्वारा लाया गया था? 1878 में आया था, ये लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था। और शाही पद अधिनियम की बात करेंगे तो ये आपका हो जाए, तो यहाँ पर देखेंगे कि भारतीय शस्त्र अधिनियम तो लॉर्ड लिटन के द्वारा 1878 में लाया गया। वहीं शाही पद अधिनियम की बात करेंगे तो ये 1876 में आएगा, जब ब्रिटेन की रानी को या ब्रिटेन की महारानी को भारत का जो है कि सर्वे सर्वा यानी सामग्री घोषित किया गया था, और इसको रॉयल टाइटल अधिनियम भी कह देते हैं कभी कभी। फिर भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम जो कि 1861 में आएगा, और इसके तहत 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता। इन तीनों ही प्रेसिडेंसी में एक हाई कोर्ट बनाई गई थी। और अगर हम बात करें अपने इलाहाबाद हाई कोर्ट की, तो इसकी स्थापना 1866 में की गई थी, और सबसे पहले इसकी स्थापना आगरा में की गई थी। उसके बाद जो है कि इसको शिफ्ट किया गया इलाहाबाद में। तो प्रारंभिक तौर पे हमारे यूपी की जो हाई कोर्ट है उसकी स्थापना आगरा में 1866 में की गई। और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम यह 1869 में लागू हुआ। तो ये आपकी मैचिंग थी, इसको आप याद कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम 21 को देखते हैं। प्लीज़ वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम लोग और भी इसी तरीके से आगे कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहें। शुरू करते हैं हम लोग। और आपके अगर कोई वीडियो के लिए सुझाव हो, टेस्ट सीरीज के लिए, तो आप लोग अपने सुझाव दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, उस पर जरूर विचार किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 पे वापस आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी दोस्तों? तो ये एक नगरीय सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ पे नगर की सभी विशेषताएं देखने को मिलती है हमें। उत्तर वैदिक समाज की बात करेंगे, और ऋग्वैदिक समाज और मध्यकाल। तो देखिए ऋग्वैदिक जो समाज था वो मुख्य रूप से पशुपालन यानी कि चारागाह पे आधारित था। लेकिन उत्तर वैदिक समाज जो इसके बाद आता है समाज, वो कृषक के समाज के रूप में होता है, कृषक के रूप में डेवलप होता है, खाद्यान्न पर ज़्यादा फोकस होता है। और मध्यकाल की बात करेंगे तो मध्यकाल में जमींदारी व्यवस्था को डेवलप किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखते हैं। तो सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? तो सिक्किम का भारत में विलय लॉर्ड डलहौजी जी के द्वारा किया गया था। सिक्किम जो कि नेपाल और भूटान राज्यों के मध्य स्थित एक छोटा सा राज्य था, उसके राजा पर यह दोष लगाया गया कि उसने 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार किया, और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में उस राज्य के कुछ दूरवर्ती प्रदेश, जिसमें दार्जिलिंग भी सम्मिलित था, को भारत में मिला लिया गया। लेकिन आज वर्तमान में जो दार्जिलिंग का हिस्सा है वो किस में आता है? पश्चिम बंगाल में आता है। अब अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाखी नगर बने थे? ये तो ऐसा बेतुका क्वेश्चन है जिसका कोई मतलब नहीं बनता, कि ये ऐसे तो पूछ लेगा कोई भी जिला कि ये कब बना, ये कब बना। तो ये कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन इसका उत्तर बता दें तो क्रमशः 1971 में तो कानपुर में 10 लाख की जनसंख्या क्रॉस हुई, और 1981 में लखनऊ में 10 लाख की जनसंख्या क्रॉस हुई थी। और आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? ये ध्यान देना है। मदन मोहन मालवीय जी, और महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू और राजेंद्र प्रसाद। तो देखेंगे आप कि सरोजनी नायडू भी जो है कि भारत की तरफ से गई थी, मदन मोहन मालवीय जी भी गए थे, और महात्मा गांधी तो गए ही थे। जब गांधी इरविन समझौता हुआ उसके तहत यह मान लिया गया था कि ठीक है कांग्रेस भी जो है कि शामिल होगी। लेकिन यहाँ पे जो राजेंद्र प्रसाद जी ये नहीं गए थे। तो दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ वो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चले। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। इनके अलावा सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया, और एनी बेसेंट ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया। गांधी जी के साथ उनके सचिव महादेव देसाई, प्यारेलाल, मीराबेन और देवदास गांधी भी लंदन गए थे। तो टोटल जाने वाले लोग कितने थे? आप देखोगे सरोजनी नायडू भी गए, और मदन मोहन मालवीय जी भी गए, और एनी बेसेंट ने भी इसमें हिस्सा लिया था। वहीं महादेव देसाई, प्यारेलाल, मीराबेन, देवदास और गांधी जी, इतने लोग गए थे वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर अगला है 25, जजमानी व्यवस्था, 12 बलूट, मिरासी और अडाडे। तो ये जो व्यवस्था है, तो इसमें आप देखेंगे कि 1-2 जगह मिस्टेक है, तो हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे।
देखिए यहाँ पे कि जो जजमानी व्यवस्था है ये तो उत्तर भारत में लागू थी। 12 बलूट जो व्यवस्था थी ये महाराष्ट्र में लागू थी। मिरासी जो है तमिलनाडु में, और अडाडे जो है कर्नाटक में। यूपीपीसीएस द्वारा जारी उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी दिया गया, जो कि गलत है। तो सही आपको ये देखना है, क्योंकि ऐसा होता भी है कि कई बार ये लोग ध्यान नहीं देते हैं और गलत उत्तर कोई काउंट कर लेते हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब प्रश्न आएगा तो हो सकता है इसको सही करेंगे। तो आप लोग बिल्कुल सही उत्तर याद करिए, आप लोग गलत मत याद करिएगा। तो जजमानी उत्तर भारत में, 12 बलूट महाराष्ट्र, मिरासी तमिलनाडु और अडाडे कर्नाटक में। अब अगला प्रश्न है यहाँ पे पुस्तकों से संबंधित है। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, गीता रहस्य, अ नेशन इन मेकिंग, इंडिया विंस फ्रीडम। तो देखिए जो अ नेशन इन मेकिंग है ये तो हो जाएगी सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी की पुस्तक। गीता रहस्य जिसको जेल में लिखा था बाल गंगाधर तिलक ने, और इंडिया विंस फ्रीडम ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है। वहीं द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन ये आपके लाला लाजपत राय जी की पुस्तक हो जाएगी। तो ये पुस्तकों में अगर मैं आपको बताऊं तो 2 पुस्तक याद कर लीजिए बिल्कुल, खासकर एक तो ये बहुत बार ये पुस्तक पूछी जाती है, और ये अक्सर ऐसा होता है कि लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि एस एन बनर्जी होंगे या कोई और होंगे, तो इसको तो याद रख लीजिएगा बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं नेक्स्ट 27 पर चलते हैं। सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति यानी कि मार्जिनल मैन की संकल्पना का प्रतिपादन किया गया था, किसके द्वारा? तो रॉबर्ट ई पार्क के द्वारा किया गया था इस संकल्पना का विस्तार, मार्जिनल मैन। चलिए आगे देख लेते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो हैदर अली ने की थी। जब ये मैसूर में एक सेनापति के रूप में काम करते थे राजाओं के यहाँ, तो इन्होंने डिंडीगुल में स्थापित किया था। तो पढ़ लेते हैं इसको हम लोग। 1742 में वेंकट राय के नेतृत्व में मैसूर सेना ने डिंडीगुल पर विजय प्राप्त की, और 1755 ईस्वी में मैसूर महाराज ने स्थिति को संभालने के लिए हैदर अली को डिंडीगुल भेजा। 1755 ईस्वी में हैदर अली ने डिंडीगुल पर कब्जा कर लिया और इस किले को एक सैन्य चौकी में बदल दिया। बाद में हैदर अली मैसूर का वास्तविक शासक बन गया, और 1777 में उन्होंने पुरशिन मीरा साहेब को डिंडीगुल का गवर्नर भी नियुक्त किया। क्वेश्चन नंबर 29 है, कौन सा एक वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? कि कौन सा ऐसा कारण है जिसकी वजह से विलुप्त नहीं होते प्राणी? प्राकृतिक आवास अगर नष्ट हो जाएंगे तो भी विलुप्त हो जाएंगे, जंगलों में अगर आग लग जाएगी तो भी विलुप्त हो जाएंगे, वन्य प्राणियों का अवैध अगर वाणिज्यिक व्यापार होगा तो भी ये विलुप्त हो जाएंगे, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, चाहे मानव की जनसंख्या बढ़े चाहे वन्य प्राणियों की जनसंख्या बढ़े, लेकिन यहाँ पे ये विलुप्त होने की कंडीशन में नहीं होंगे, कहीं ना कहीं इनकी जनसंख्या बढ़ने से इनकी संख्या ही बढ़ेगी। तो इसलिए डी वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। कुछ प्रश्नों को देखिए दोस्तों, आप लोग कॉमन सेंस से किया करिए, अपने आसपास की चीज़ों को देखा करिए, ऑब्जर्व किया करिए। आप डेली रोज़मर्रा की लाइफ में जो भी घटित होता है उस चीज़ पर अगर ध्यान देंगे तो चीज़ें सही हो जाएंगी, प्रश्न सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी, इससे भारतीय किसानों को अलग अलग वर्ग बन गए। तो देखिए पहला स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने जो अलग अलग भागों में, जैसे कहीं पे रैयतवाड़ी शुरू की, कहीं महालवाड़ी शुरू की, और कहीं पे जमींदारी व्यवस्था शुरू की, और कहीं पे स्थायी बंदोबस्त शुरू किया, तो ये अलग अलग तो शुरू किया था, तो ये तो सही है। लेकिन किसानों के में अलग अलग वर्ग बन गए, ऐसा नहीं है। हर जगह किसानों का शोषण ही हो रहा था, और किसी भी किसान का कोई अलग वर्ग नहीं बना कि कोई बहुत अमीर हो गया या कोई बहुत घाटे में चला गया, ऐसा नहीं है। तो केवल ए स्टेटमेंट सही होगा, आर गलत होगा। यहाँ पे लिख रहा है कि इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए। आइए जरा देखते हैं इसको कैसे है, समझते हैं। ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की। ये व्यवस्थाएं थी जैसे स्थायी बंदोबस्त प्रणाली, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी पद्धति। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कहाँ पे लागू थी ये यहाँ से समझिएगा। तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था आपके बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के वाराणसी डिवीजन, और साथ ही साथ ये व्यवस्था कर्नाटक में भी लागू थी। थोड़ा सा हिस्सा था कर्नाटक डिवीजन का, तो कर्नाटक में भी लागू थी। तो देखा जाए तो 5 क्षेत्रों में, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश का वाराणसी और कर्नाटक। और इस व्यवस्था को 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्र में लगभग 19% का क्षेत्रफल ही शामिल होता था। फिर आती है रैयतवाड़ी व्यवस्था, जो लगभग 51% हिस्से पर थी, जिसमें मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम, कुर्ग यानी आधुनिक कर्नाटक का एक भाग इसमें लागू थी, और ये 51% में थी।
और फिर लास्ट आता है आपका महालवाड़ी पद्धति, लगभग 30% हिस्सा था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, पंजाब कुछ परिवर्तनों के साथ यहाँ पे लागू की गई। और इससे स्पष्ट है कि भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए थे। अब क्या रीज़न दे रहा है ये तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ, तो खैर आप लोग भी इसे दोनों ही मान लीजिएगा जब आयोग ने माना है तो। अगला प्रश्न है, भारत में अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से कहां पर रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया था? तो हुबली, पश्चिम बंगाल। कहां पे है ये हुबली? पश्चिम बंगाल में है। यहाँ पर रेल संग्रहालय जो है कि बनाया गया है। सॉरी वो हुगली होता है दोस्तों, आई एम सॉरी, ये हुगली होता है जो मैं बता रहा था, ये वेस्ट बंगाल में है, लेकिन हुबली की बात करेंगे तो ये कर्नाटक में आएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 है, जिसमें कह रहा है निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनको काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अब यहाँ से 1, 2 हैं, तो हम लोग आगे सीधे चलते हैं और यहीं पर सीधे समझते हैं इसको व्याख्या के साथ ही। देखिए, फतवा ए जहांदारी पुस्तक के लेखक जियाउद्दीन बर्नी हैं और पृथ्वीराज रासो के लेखक चंदबर दाई हैं। किताबुल हिंद की रचना अलबर्नी ने की है और तबकात नासिरी की रचना मिनहाज उस सिराज ने की है, जो उसने सुल्तान नासिरुद्दीन को समर्पित की थी। और इन सब का सही काल अनुक्रम क्या है तो ये समझते हैं। किताबुल हिंद सबसे पहले आएगी अलबर्नी, क्योंकि महमूद गजनवी के साथ आया था। फिर आएगी पृथ्वीराज रासो, क्योंकि महमूद गजनवी के बाद महमूद गौरी आता है, यानी मोहम्मद गौरी, जो 1191 और 92 में तराइन का युद्ध करता है पृथ्वीराज चौहान से, तो उस समय ये किताबें लिखी गई। फिर तबकात नासिरी जो कि लिखी गई है मिनहाज उस सिराज के द्वारा, जो नासिरुद्दीन महमूद थे इल्तुतमिश के बेटे, उनके बारे में लिखी गई है, जिनके समय बलबन भी शासन कर रहा था। और फतवा ए जहांदारी ये आगे चल के जियाउद्दीन बर्नी लिखते हैं, जो है कि मुगल मतलब मध्यकाल के ही पीरियड में। तो इस तरीके से इनके क्रम में ये पुस्तकें लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा मंगल मिशन का प्रक्षेपण करने वाला पहला अरब राष्ट्र बना? तो संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE। अब देखिए, अब आगे से हम लोग इसमें ध्यान देंगे अभी कि जो करंट अफेयर्स के प्रश्न है 2020-19 के, उसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स में 2022-23 के हमें याद करने हैं और ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्वेश्चन नंबर है 34, 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया तो उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? जब 1687 में औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया तो उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? तो अबुल हसन कुतुब शाह। कौन था? अबुल हसन कुतुब शाह। तो पढ़ते हैं, 1686 में औरंगजेब ने बीजापुर पे और 1687 में गोलकुंडा पर आधिपत्य स्थापित किया। और 1687 ईस्वी में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया तो उस समय गोलकुंडा का शासक अबुल हसन कुतुब शाह था। कहा जाता है कि औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले को उसी तरह सोने की कुंजियों से खोला था जिस प्रकार अकबर ने अलीगढ़ के किले को खोला था। नेक्स्ट प्रश्न है, अब देखिए यहाँ पर भी जो है कि 2020 का करंट अफेयर्स है, तो इसे हम लोग छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है, अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था। बिल्कुल सही बात है, इसने भी जो है कि इस व्यवस्था में योगदान करना चाहा, सती व्यवस्था को भी रोकना चाहा, सती प्रथा को, लेकिन सफल नहीं हो पाया था, लेकिन प्रयास तो किया था। अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। यानी यहाँ पे कह सकते हैं कि लड़कियों को स्वतंत्रता देने की बात की थी कि ठीक है, आप अपनी मन मर्जी से जिससे चाहते हैं उससे विवाह कर लीजिए। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही था, इसलिए सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही सही है यहाँ पर। तो अगले प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है। अब यहाँ पर देखिए, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इंडिया आइडिया समिट 2020। तो आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। इस समय जो है कि नए नए आइडिया चल रहे हैं, तो आप लोग उस पर फोकस करिए, ये पुराने पे छोड़ दीजिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। आइए, पूरा थोड़ा सा छोटा कर लिया मैंने ताकि दिखे। दीवान ए तन, अगर दीवान ए तन की बात करेंगे तो जागीर एवं वेतन को देखना होता था, मतलब जागीर व वेतन को देखता था ये मुख्य रूप से। और मुस्तारफी की बात करेंगे तो ये राजस्व की आय व्यय का निरीक्षण करते थे। और मुशरिफ की बात करेंगे तो मुशरिफ कार्यालय को संभालने के लिए थे। और वाकिया नवीस की बात करेंगे तो प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करता था, यानी उनके बारे में पूरी जानकारी रखता था। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आइए, अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पर भी जो है कि खैर इसको तो हम लोग पढ़ लेते हैं, यूपी स्पेशल है कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को निम्नलिखित में से कौन से नगर में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय यानी कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी NLU की स्थापना की? तो सही जवाब हो जाएगा प्रयागराज। इसकी प्रयागराज इलाहाबाद में स्थापना हो रही है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में, शेख बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद, शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा और शेख निज़ामुद्दीन औलिया मुल्तान। तो डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि शेख निज़ामुद्दीन औलिया जी की जो दरगाह बनी हुई है या इनका जो खानकाह था यहाँ पे जो था तो मुल्तान में था। कहाँ पे था? मुल्तान में था। सॉरी, मुल्तान नहीं दोस्तों, ये दिल्ली में था। मुल्तान तो दिया ही ऑप्शन, ये तो गलत हो जाएगा। शेख निज़ामुद्दीन औलिया का जन्म बदायूं में हुआ था, लेकिन इनकी जो कब्र है वो आपके दिल्ली में है। निज़ामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत थे। इन्हें महबूब ए इलाही भी कहा जाता था। इनका जन्म बदायूं में हुआ था और बाबा फरीद के साथ ही अजोधन में रहे, यानी पाकिस्तान में रहे, और बाद में दिल्ली चले आए। और दिल्ली में स्थित निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा सूफी काल की एक पवित्र दरगाह भी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 45 है, ये भी यहाँ पर करंट अफेयर्स है कि चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेज़बानी किया जाएगा, तो हरियाणा में था। लेकिन अब आपको मैं एक प्रश्न देता हूँ कि 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हैं, ये दोनों कहाँ आयोजित किए जा रहे हैं? इनमें से एक का उत्तर यूपी होगा, इसीलिए मैंने आपको दिया ये प्रश्न। तो आप लोग देखिए कौन सा प्रश्न का उत्तर यूपी होगा, कौन सा कहाँ, तो ये आप बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुगलकालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की राजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया था? तो सहाब नहर। किसको किया गया था? सहाब नहर। पढ़ते हैं, मुगलकालीन सहाब यानी कि सिहाब नहर का निर्माण फिरोज शाह की राजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया। मुगल बादशाह अकबर के समय में पहले सिहाबुद्दीन खान और बाद में नूरुद्दीन मोहम्मद तार खान द्वारा नहर की खुदाई और मरम्मत करके चौड़ा करवाया गया। अकबर के समय दिल्ली के गवर्नर सिहाबुद्दीन ने खेती को विस्तार देने के लिए नहर की मरम्मत करवाई और इसका नाम बदलकर सिहाब नहर कर दिया। तो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। अब यहाँ पर भी देखिए एक प्रश्न है करंट अफेयर्स का कि नेस्डॉक द्वारा बिलबोर्ड्स वगैरह ये सारी चीज़, तो हम इसको आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन किताब ए नौरस नाम का पुस्तक लेखक था? किताब ए नौरस नामक पुस्तक का लेखक था तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। ये लोग बीजापुर से संबंधित थे। तो बीजापुर सल्तनत के शासक हैं इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, जिन्होंने किताब ए नौरस नामक पुस्तक दक्कनी भाषा में लिखी थी। कौन सी भाषा में? दक्कनी भाषा में। ये प्रश्न पढ़ लेते हैं, भारत की पहली किसान रेल निम्नलिखित में से किन दो स्टेशनों के बीच 8 अगस्त 2020 को अपनी यात्रा प्रारंभ की थी? तो देवलाली महाराज से लेकर दानापुर बिहार के बीच में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 2018 में फ्रांस के सहयोग से एक बृहद सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया गया? तो मिर्जापुर में स्थापित किया गया है। सोनभद्र के पास मिर्जापुर पड़ता है, बनारस के पास। तो ये 2018 में फ्रांस के सहयोग से स्थापित किया गया सौर ऊर्जा संयंत्र। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब आ रहा है आपका सुमेलित नहीं है, तो ये थीम है, ये तो उस समय की जो मीटिंग्स होती थी उससे रिलेटेड है। और जनवरी 2020 में रामसर साइट। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न को तो करने कोई मतलब नहीं है, लेकिन वर्तमान में मैं आपको बताऊं कि यूपी में टोटल 10 रामसर साइट है और सबसे अधिक जो रामसर साइट है वो तमिलनाडु में है, 14 रामसर साइट। दिसंबर 2022 तक का जो अगर लेटेस्ट डेटा है उसके अंतर्गत पूरे भारत में 75 जो है कि रामसर साइट हो गई हैं। और जो 75वीं रामसर साइट है वो सागबुल के नाम से, सागबुल या सोंगबुल के नाम से जम्मू कश्मीर में, कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। तो ये मैंने सारी चीज़ें बता दी। अब आपको रामसर दिवस बताना है और रामसर जो जगह है वो किस देश में है ये आपको बताना है। कुछ ना कुछ आप भी तो एफर्ट करेंगे तभी तो आपका भी तैयार होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोविड-19 की अवधि में पहली बार ई लोक अदालत प्रारंभ की गई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में ई लोक अदालत प्रारंभ की गई थी। और अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? तो देखिए हालचू है, ओंजे है, सोमपेन है, लेकिन रेंगमा नहीं है, क्योंकि रेंगमा कहाँ की जनजाति है? ये मुख्य रूप से नागालैंड की जनजाति। कहाँ की जनजाति है? नागालैंड। और रेंगमा के साथ एक और इम्पॉर्टेंट जनजाति वहाँ पाई जाती है, अंगामी। ये दोनों जनजाति आपको याद रहनी चाहिए। नागालैंड में रेंगमा और अंगामी दोनों ही जनजातियाँ पाई जाती हैं। अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में बाघों की गणना 2018 पर जारी विस्तृत प्रतिवेदन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये जनगणना हर 4 वर्ष पे होती है। तो 2014 से 2018 की जो प्रोग्रेस हुई थी उसको 2020 में रिपोर्ट किया गया था। इसी तरीके से 2018 से 2022 तक की जो भी प्रोग्रेस हुई होगी
उसे जारी किया जाएगा 2024, क्योंकि पूरे आंकड़ों को व्यवस्थित करने में 1-2 साल लग जाते हैं। तो भारत में विश्व की कुल बाघों की आबादी का 70% है, बिल्कुल सही बात है। और भारत के लगभग 30% बाघ अभ्यारण्य के बाहर रहते हैं, यह भी सही बात है। और टोटल बाघ कितने हैं, तो 2967 जो है कि पूरे टोटल बाघ हैं। और टाइगर स्टेट किसको कहा जाता है, तो एमपी, सबसे अधिक एमपी में जो है कि टाइगर हैं। कितने हैं, 526। कर्नाटक की बात करेंगे तो कितने हैं, 524, ये सेकेंड नंबर पर आता है। तो यहाँ पर सी स्टेटमेंट हो जाएगा कि दोनों ही बातें यहाँ पर सही हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 52। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार यानी कि ट्रांस हिमालय नदी है। तो आप देखेंगे सतलज को जो है कि मान लिया जाता है ट्रांस हिमालय नदी, यानी हिमालय के निर्माण से पहले ही ये वहाँ पे स्थित थी। तो एक तो सतलज हो गया, दूसरी आप याद रख लीजिएगा सिंधु हो गई, और तीसरी जो है कि ब्रह्मपुत्रा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, ब्रह्मपुत्रा नदी। तो ये तीनों नदियां हैं जो है कि ब्रह्मपुत्रा, सिंधु, सतलज, ये तीनों ही नदियां हिमालय पार यानी कि ट्रांस हिमालय की नदी मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 53। निम्नलिखित में से किसने ग्लोबल वैक्सीन, ये तो करंट अफेयर्स है, आगे बढ़िए। यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं, सही सुमेलित की बात कर रहा है। तो अभी मैंने आपको बताया अंगामी जनजाति, तो आप देख सकते हैं एक ही प्रश्न में अंगामी को भी पूछ लिया और रेंगमा को भी पूछ लिया। तो दोनों जनजाति कहाँ से, नागालैंड से, तो ये तो सही है। बिरहोर की बात करेंगे तो झारखंड से है, यह भी सही है। आगे देख लेते हैं और कौन सी 2 जनजातियाँ दी हुई हैं। अगर हम बात करें खस जनजाति की, तो खस जनजाति अरुणाचल प्रदेश में नहीं मिलती है, बल्कि ये तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में मिलती हैं। और टोडा की बात करेंगे तो नीलगिरी की पहाड़ियों में तमिलनाडु पर मिलती हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि खस यहाँ पे सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है सार्थक, जो कि करंट अफेयर्स है, छोड़ दीजिए। 56 प्रश्न को देखते हैं। साला झील, बड़खल झील, लोकटक झील, काली वेली झील। तो अब आप देखेंगे इसको कि जो बड़खल झील है, बड़खल झील तो होती है हरियाणा में, लोकटक झील होती है मणिपुर में, काली वेली झील होती है तमिलनाडु में, और साला झील होती है अरुणाचल प्रदेश में। तो चारों के चारों ऑप्शन सही सुमेलित हैं। देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि साला झील हो जाएगी अरुणाचल प्रदेश, बड़खल हो जाएगी फरीदाबाद हरियाणा में, लोकटक हो जाएगी मणिपुर, और काली वेली हो जाएगी तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 57 है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ 2020 में किया। तो हरियाणा के द्वारा किया गया, और यह भी करंट अफेयर्स है तो इसको छोड़ दीजिए। अगला प्रश्न है 58। अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। तो अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। अगला, अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इसे कच्चे माल की कोई समस्या नहीं होती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ए सही हो जाएगा कि दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी उचित तौर पे करते हैं। यहाँ तो डी दे रहा है दोस्तों, 1 मिनट रुकिएगा, पूरा डिटेल से पढ़ते हैं फिर से। भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र मुंबई यानी महाराष्ट्र है, और उसके बाद अहमदाबाद का स्थान आता है। अच्छा, इसका आंकड़ा बदल गया, पहले अहमदाबाद ही आता था, तो रियली सॉरी जो है कि अब जो है कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहले मुंबई हो जाएगा फिर अहमदाबाद होगा। और अहमदाबाद का भारत के प्रमुख कपास उत्पादन के क्षेत्र में स्थित होने के कारण इसे कच्चे माल की समस्या नहीं होती, ये बात तो सही है। लेकिन अब जो स्थान हो गया है वो अहमदाबाद की जगह मुंबई का हो गया, यानी कि महाराष्ट्र का। और यहाँ पर जो है कि ये आपका करंट अफेयर्स है 27 जुलाई 2020 को, तो इसको छोड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं। पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। नवीनतम पर्वत श्रेणियाँ जो होती है वो मोड़दार पर्वत होते हैं, जैसे हिमालय वगैरह। तो पूछा जा रहा है कि नवीनतम पर्वत श्रेणियाँ, तो देखिए अरावली भी प्राचीन है, विंध्याचल भी प्राचीन है, पश्चिमी घाट भी प्राचीन है, लेकिन हिमाद्री जो श्रेणी है जिसको हम लोग बृहद हिमालय के रूप में जानते हैं, किस नाम से जानते हैं इसको, बृहद हिमालय के रूप में, तो ये हमारी नवीनतम पर्वत श्रेणी है जिसको हम फोल्डेड माउंटेन भी कहते हैं। तो अब आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 61। तो यहाँ पर भी क्या दे रहा है कि किस हवाई अड्डे को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया। तो ये कुशीनगर हवाई अड्डा हो गया है। और आप लोगों को बताना है कि यूपी में टोटल कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं और कितने जो है कि इस समय एक्शन में यानी कि ऑपरेट है, यानी कि जो चल रहे हैं, ये आपको बताना है। अगला प्रश्न है यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है और उनसे संबंधित राज्य है कि कौन कहाँ से संबंधित है। तो देखिए इसमें जो है कि ये गलती है कि ये बेतवा नहीं होगा, यहाँ पे बेतला होना चाहिए था, बेतला। तो आंसर आपका सही बनेगा। तो हम लोग नीचे चलते हैं सीधे एक्सप्लेनेशन में, यहाँ पे स्टार भी बनाया है।
इंद्रावती की बात करेंगे तो ये छत्तीसगढ़ में है, मोल्लम की बात करेंगे तो ये गोवा में है, कलेसर की बात करेंगे तो हरियाणा में है। लेकिन आगे हम लोग देखते हैं कि बेतवा राष्ट्रीय उद्यान के स्थान पे अगर बेतला होता यानी कि पलामू राष्ट्रीय उद्यान होता तो इसका सही उत्तर होता, और यूपीपीएससी के द्वारा इसको ए मान लिया गया आंसर। यानी कि इसने क्या किया कि जो झारखंड था उसी में बेतवा को मान लिया, जबकि बेतवा हमारे यूपी में आती है, बेतवा नदी वगैरह तो झारखंड में तो जानी नहीं चाहिए थी, लेकिन वहाँ पे बेतला होना चाहिए था। तो ये यहाँ पे आयोग के द्वारा ये गलतियाँ की जाती हैं, जिसका भुगतान हम जैसे स्टूडेंट्स को उठाना पड़ता है दोस्तों। अगला प्रश्न ये तो करंट अफेयर्स का अस्थायी सदस्य के रूप में है। तो आगे चलते हैं हम लोग। देखिए करंट अफेयर्स क्या है ना, इस बार की पढ़िए, पुरानी पढ़ने से क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है। वैसे ही इतना बोझ है धरती पे जो है कि करंट अफेयर्स का, आप क्यों पुराना जो है कि बोझ इकट्ठा करेंगे अपने सिर पे। पहले जो बोझ है पहले वो तो संभालिए। तो खनिज है और उत्खनन शहर है, तो ये देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पे ये पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है। तो अगर आप देखोगे तांबा चित्रदुर्ग से है, लौह अयस्क बेल्लारी से है, मैंगनीज भीलवाड़ा से है, बॉक्साइट कटनी से है। तो आप देखोगे कि पहला और तीसरा गलत है, जबकि बॉक्साइट की जो सबसे अधिक खनन होता है वो कटनी से होता है, और कटनी कहाँ पे आपका मध्य प्रदेश में, कहाँ पे है एमपी में है। और वहीं लौह अयस्क की बात करेंगे तो बेल्लारी जो कि कर्नाटक में हो जाएगा। ओके, ये सही हो गया। और तांबा दोस्तों चित्रदुर्ग में नहीं, तांबा सबसे अधिक खेतड़ी में मिलता है राजस्थान में। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि कर्नाटक में स्थित बेल्लारी लौह अयस्क के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है, जबकि चित्रदुर्ग में लौह अयस्क मिलता है और मैग्नीज का उत्खनन किया जाता है। भीलवाड़ा राजस्थान तांबा के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में मैग्नीज अयस्क का जमाव बांसवाड़ा, उदयपुर, पाली आदि जिलों में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में कटनी बॉक्साइट के उत्खनन के लिए पाया जाता है, मध्य प्रदेश में कटनी। तो ये आपने समझ लिया। और अगला यहाँ पे प्रश्न है जो करंट अफेयर्स तो है ही है, लेकिन बेसिक प्रश्न भी बनेगा कि 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार की गई थी, बिल्कुल सही बात है। यह विगत 38 वर्षों से लागू पिछली शिक्षा नीति को बदल देगी। अब यहाँ पे बात आती है 1900 जो इससे पहले शिक्षा नीति थी 1986 की, उसको ही ये रिप्लेस कर रही है। तो क्या आपको लगता है ये 38 वर्ष हुए होंगे? तो नहीं, ये लगभग 35 से 36 वर्ष होते हैं। तो इसीलिए दूसरा गलत हो जाएगा, तो आपका ए आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए आंसर। क्यों? क्योंकि जो पहली एजुकेशन पॉलिसी आई थी देश में तो वो तो आई थी 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, दूसरी आई थी 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, और तीसरी 34 वर्षों बाद जुलाई 2020 में भारत सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है, जिसकी अध्यक्षता के कस्तूरी रंगन ने की थी। और अगला प्रश्न है कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी स्थित है कांगड़ा और धौलाधर पर्वत श्रेणियों के मध्य, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य, महाभारत और धौलाधर पर्वत श्रेणियों के मध्य, या पीर पंजाल और महाभारत पर्वत श्रेणियों के मध्य। तो बी आंसर हो जाएगा। जो कश्मीर घाटी है वो पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। यह भी आपका जो है कि करंट अफेयर्स है कि 7 अगस्त 2020 को विद्युत चालित वाहन नीति घोषणा किसने की? तो दिल्ली ने की थी। इलेक्ट्रिक वाहनों को ध्यान में रखें। और अगले प्रश्न को देखिए कि यमुना की सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से बैठाइए, यानी कि यहाँ 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 यहाँ। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि एक नदी ऐसे मिलेगी, एक नदी ऐसे, एक नदी ऐसे, एक नदी ऐसे, जबकि ये मेन यमुना इस तरीके से बह रही है और ये मेन यमुना इस तरीके से बह रही है। तो बेतवा, केन, सिंध, चंबल, तो इसी को मिलान करना। तो अगला प्रश्न है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखेंगे आप कजाकिस्तान की बात करेंगे तो करागांडा यहाँ पे आता है, यूक्रेन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्रिवोई राग आएगा, और जर्मनी में नॉर्मेंडी नहीं मिलेगा दोस्तों, ये गलत है। फ्रांस की बात करेंगे तो ये यहाँ पे पायरेनीज है, तो ये लौह खनिज से संबंधित है, लेकिन जर्मनी का नॉर्मेंडी लौह खनिज से संबंधित नहीं है। तो आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि जो नॉर्मेंडी है दोस्तों वो असल में फ्रांस में पाया जाता है। कहाँ पे? फ्रांस में ही। अब यहाँ पर फिर से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि 2020 से रिलेटेड है, तो हम इसे आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अगला प्रश्न है 72। विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित होता है? तो जो रसीले फल होते हैं, खट्टे फल होते हैं, वो सामान्यतः भूमध्य सागरीय प्रदेश, भूमध्य रेखी नहीं, भूमध्य सागरीय प्रदेश, जो भूमध्य सागर के आसपास की जो जलवायु है, जो सामान्यतः 30 से
45 डिग्री अक्षांशों पर मिलती है, चाहे वो 30 डिग्री नॉर्थ से आप जाइए, चाहे आप 30 डिग्री साउथ में जाइए। तो 30 से 45 डिग्री के बीच में यह मिलती है भूमध्य सागरीय फल, जहाँ पे आपको रसदार फलों की खेती मिलती है। आंवला, अंगूर, चीड़ और ये आपके स्ट्रॉबेरी, इन सभी फलों की खेती यहाँ पर देखने को मिलती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। 73 में क्या कह रहा है, ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है, तो आगे चल जाते हैं हम लोग। 74 आते हैं और यहाँ पे दे रहा है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है और देश हैं, इनका मिलान करना है। अगर हरिकेन की बात करेंगे तो ये हमें संयुक्त राज्य अमेरिका जो कि अटलांटिक महासागर में देखने को मिलता है, या और भी अगर मैं कहूँ छोटे में तो कैरिबियन सागर में। विली विली की बात करेंगे तो ये हमें ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? ऑस्ट्रेलिया में विली विली देखने को। और बैगुआ की बात करेंगे तो बैगुआ मिलेगा आपको फिलीपींस में। और टाइफून की बात करेंगे तो टाइफून आपको चीन में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? चीन में। तो ये इस तरीके से इसका मिलान हो गया। और अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 75। सुपोषण से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है। सुपोषण यूट्रिफिकेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम कर देता है। बिल्कुल, जो जल में घुलित ऑक्सीजन होती है जिसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी को कम कर देता है। बिल्कुल सही है। और यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। बिल्कुल, यह बात भी सही है। इसलिए सी आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही सही है। जो हम लोग दोस्तों कचरा फेंकते हैं ना पानी में, समुद्र में, नदियों में, और जो वहाँ पे बहुत सारे जो जीव जंतु होते हैं, इन सभी के माध्यम से क्या होता है, कचरे के माध्यम से, कि कार्बन की मात्रा अधिक हो जाती है, या यूँ कहें कि पोषक की मात्रा अधिक हो जाती है, जिसको पचाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। और एक समय पे ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पे कम हो जाती है, जिससे जीव जंतुओं के लिए ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है और उनकी मृत्यु होने लगती है। तो ये सारे कारण होते हैं, मानवीय रूप से ही ये प्रभावित होते हैं। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है सुपोषण के लिए। और क्या लिखता है, तो आइए हम पढ़ते हैं। जल निकाय में जब जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के पोषक तत्वों की वृद्धि हो जाती है तो इस घटना को हम सुपोषण या यूट्रिफिकेशन कहते हैं, यूट्रोफिकेशन। अपशिष्ट जलों के बहाव के साथ कार्बनिक पोषक तत्वों के आने के अलावा कार्बनिक अपशिष्टों का जमाव भी जलाशयों की पोषक मात्रा को बढ़ा देता है। अत्यधिक पोषकों की उपस्थिति में शैवालों का विकास तेजी से होने लगता है और शैवाल के साथ साथ जलीय पौधों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, जो श्वसन क्रिया के लिए जल के अधिकांश ऑक्सीजन को अपने उपयोग में ले लेते हैं, जिससे जल में घुलित ऑक्सीजन कम होने लगती है और ऑक्सीजन के अभाव में जलीय जंतु मरने लगते हैं। अगला प्रश्न है आपका, डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है? तो ये दक्षिण पश्चिम तट पर अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है? दक्षिण पश्चिम तट पर ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो प्रोजेक्ट टाइगर की बात करेंगे तो 1973 में आता है। प्रोजेक्ट हाथी की बात करेंगे तो 1992 में आता है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की बात करेंगे तो 1972 में आता है। जैव विविधता अधिनियम की बात करेंगे तो 2002 में आता है। अब आप इसे क्रम से बैठा लीजिए तो क्या आएगा? सबसे पहले तो आएगा वन्यजीव अभ्यारण्य, फिर प्रोजेक्ट टाइगर, फिर उसके बाद आएगा प्रोजेक्ट हाथी, और फिर उसके बाद जैव विविधता अधिनियम। तो 3, 1, 2, 4 ये आपका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर भी यही मिलान दिया हुआ है। तो सीधे हम लोग आगे बढ़ते हैं। 78 में निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? तो देखेंगे आप, अग्लुहास की जलधारा हिंद महासागर में बहती है। ये अफ्रीका के समीप बहती है। अगर मैं कुछ इस तरीके से अफ्रीका महाद्वीप को बना दूं आपके लिए, तो यहाँ पर आप देखोगे अफ्रीका महाद्वीप में मेडागास्कर के तट पर ये बहती है और ये गर्म जलधारा है। कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है। जबकि बाकी फ्लोरिडा, कनारी, क्यूराइल ये सब अलग जलधारा है इससे। तो अगले प्रश्न को देख लेते हैं, मतलब इसी की व्याख्या को पहले। फ्लोरिडा की जो जलधारा है वो अटलांटिक महासागर में है। कनारी की जलधारा अटलांटिक में है। अग्लुहास की जलधारा हिंद में है और क्यूराइल की जलधारा प्रशांत महासागर में है। तो ये इसका सही हो जाएगा। और यहाँ पे लिख भी रहा है कि अग्लुहास और फ्लोरिडा इनकी जलधाराएं गर्म हैं, जबकि कनारी एवं क्यूराइल की जलधारा ठंडी जलधारा होती है। क्वेश्चन नंबर 79 को देखते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना कहलाता है। मतलब पोषक तत्वों का जो चक्रण होता है उसी को हम जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना जैव भू रासायनिक चक्र यानी कि बायो जियो केमिकल साइकिल कहलाता है। इसके तहत जैव मंडल में जीवधारी और पर्यावरण के बीच विभिन्न रासायनिक तत्वों का चक्रीय प्रभाव होता है।
क्वेश्चन नंबर 80 हम लोग देखेंगे। यहाँ पे कुछ निर्जाति समूह दिए हुए हैं और उनके देश दिए हुए हैं, तो ये हमें मिलान करना है कि यहूदी कहाँ है, टेडा कहाँ है, बेजा कहाँ है और लुर कहाँ है। तो आइए हम लोग सीधे व्याख्या में चलते हैं और यहाँ से इन चीज़ों को समझते हैं। तो आप देखोगे कि जो यहूदी है वो आपके इजराइल में है, एकमात्र ये अरबियों के बीच में यानी मुस्लिम समुदाय के बीच में अकेले बेंजामिन नेतन्याहू अपने दम पर जो है कि इजराइल को यहूदियों के साथ लेकर रह रहे हैं। टेडा की बात करें तो लीबिया हो जाएगा, बेजा की बात करेंगे तो मिस्र हो जाएगा और लुर की बात करेंगे तो ईरान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ है? तो मिट्टी बचाओ आंदोलन होशंगाबाद मध्य प्रदेश से आरंभ हुआ है। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले से प्रारंभ हुआ है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने, जबकि इसका विकल्प सी मान लिया और जो कि ये गलत है, यानी वो कहता है बिहार से हुआ है। तो आयोग है हमारा, आयोग बहुत कुछ करेगा दोस्तों। अभी अगर जो लोग पहली बार पेपर दे रहे होंगे उन्हें पता चलेगा कि आयोग के प्रश्न कैसे हैं, और आयोग जब कभी आंसर गलत कर देता है ना तो उस पर सुनवाई भी नहीं कुछ करता है, ऐसी पुस्तकों का रेफरेंस मांगेगा जो पुस्तक आपने सुनी नहीं होंगी। तो कोई बात नहीं, आप लोग मोटिवेट रहिए और पढ़ाई में बस मन लगाते रहिए। बाकी हमारी टीम के द्वारा आपके लिए बहुत एफर्ट किया जा रहा है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि 14 मई को वो रिज़ल्ट मुझे दिखना चाहिए। हमारी टीम को खुशी होगी उससे कि चलो हमने जितना एफर्ट किया आप लोगों के लिए उसके रिज़ल्ट पॉजिटिव आए और काफ़ी लोगों के प्रीलिम्स निकले। तो अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मोरक्को की राजधानी तो रबात होती है, ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस होती है, अल्जीरिया की राजधानी अल्जीयर्स होती है, लेकिन केप वर्डे की राजधानी दोस्तों ये बमाको नहीं है, प्राय केप वर्डे की राजधानी है और ये सबसे बड़ा शहर है, जबकि बमाको जो है कि माली की राजधानी, किसकी राजधानी है? बमाको माली की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 83 है, हरित गृह प्रवाह यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान होगा कितना? -18 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा? -18 डिग्री सेल्सियस। हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट या -18 डिग्री सेल्सियस होगा। कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ओजोन प्रमुख ग्रीन हाउस गैसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका का पोस्ट मासबुर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? तो आप देखोगे कि यूरेनियम, बॉक्साइट, मैग्नीज, अभ्रक। तो जो दक्षिण अफ्रीका का ये जो क्षेत्र है पोस्ट मासबुर्ग, ये आपके मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। किसका है? मैग्नीज का। तो इसको देख सकते हैं आप कि पोस्ट मासबुर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 85 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 85 है दोस्तों, इसमें क्या कहता है? समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रम से एक निश्चित स्थान पर बदलता है, यानी एक निश्चित स्थान पे जो बदलता है उसको हम क्या कहते हैं? सीरी भी कह देते हैं इंग्लिश में, या सीयर भी कह सकते हैं। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सीरी बोलते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 है। यहाँ पे कुछ पर्वत दिए हुए हैं और देश के नाम दिए हैं कि ये पर्वत किन देशों में स्थापित हैं, तो ये हमें मैचिंग करना है। तो आइए हम लोग इसका मिलान कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं माउंट एटलस की, तो एटलस आपका कहाँ पे पड़ेगा? तो एटलस तो हो जाएगा दोस्तों मोरक्को में हो जाएगा, और मोरक्को कहाँ पड़ता है? दक्षिण, बताइए जल्दी, दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर है ये? साउथ अफ्रीका का जो है कि एक देश है। किलिमंजारो की बात करेंगे तो ये तंजानिया में है, यह भी आपके साउथ अफ्रीका में है। चिम्बरैजो, अगर चिम्बरैजो की बात करेंगे तो ये दक्षिण अमेरिका का एक देश है, इक्वाडोर, वहाँ पे स्थित है। और पाइरेनीज जो है ये यूरोपीय देश जो फ्रांस और स्पेन है उनकी सीमा पर स्थित है। तो ये इसका सही मिलान है और आप इसको याद कर लीजिए। और आगे देखते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 87 है। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह यानी Fe विद्यमान होता है? क्लोरोफिल, कोलेजन, केराटिन या मायोग्लोबिन। तो देखिए जिस तरीके से हीमोग्लोबिन में जो है कि हीमोग्लोबिन जो होता है आपका Hb जिसे हम लोग कहते हैं, जिसकी वजह से रक्त में जो है कि ऑक्सीजन का प्रवाह होता है, और इसमें लाल रंग का लौह पदार्थ पाया जाता है हीमोग्लोबिन में, जिसकी वजह से ब्लड लाल रंग का होता है। वैसे ही मायोग्लोबिन हमारी मांसपेशियों में पाया जाता है। जब आप कभी मांसपेशियों को काटिए, या जो लोग नॉनवेज खाते होंगे, जब चिकन या मटन का जब आप मांस देखेंगे तो हल्का रेडिश होता है, हल्का लाल। क्यों? क्योंकि उसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है, और इसीलिए क्या हो जाएगा? मायोग्लोबिन इसका सही उत्तर हो जाएगा। मायोग्लोबिन लगभग सभी स्तनधारियों, सामान्यतः कशेरुकी प्राणियों के पेशी ऊतकों में, देखिए टिश्यू यानी कि मांस में पाया जाने वाला एक प्रोटीन होता है, और लौह इसका एक आवश्यक घटक होता है। मलेशिया में किंटा घाटी ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये टिन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किंटा घाटी जो है वो आपके टिन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 89 है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है। अगर अचानक जो है कि कोई चेंजेस आ जाते हैं तो उसको हम लोग म्यूटेशन कह देते हैं, अर्थात उत्परिवर्तन जिसको हम कहते हैं। तो ये जो परिवर्तन होते हैं उसे हम उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन कहते हैं, म्यूटेशन। और उत्त विकास के लिए आनुवंशिक परिवर्तन स्थापित करने में उत्परिवर्तनों का काफ़ी महत्व होता है। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री है ये, फिर 23.5 डिग्री आपकी कर्क रेखा नॉर्थ में है, और 23.5 डिग्री आपकी भूमध्य रेखा है, मतलब मकर रेखा है जो साउथ में है। तो ये 3 जो रेखाएं हैं इन पे निश्चित जो देश आते हैं, जिन देशों से ये रेखाएं जाती हैं उनको आपके नाम लिस्ट में याद होने चाहिए। तो ये आप लोगों के लिए एक होमवर्क है कि आप वीडियो कंप्लीट होने के बाद इनको ज़रूर देख लें, क्योंकि इससे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो जैसा कि गैबोन, सोमालिया, भूमध्य रेखी गिनी और रवांडा। तो इसमें आइए कूट में क्या कह रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नहीं, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि नहीं। तो किन से नहीं गुजरती है, तो आपका 3 और 4 से नहीं गुजरती, यानी भूमध्य रेखी गिनी से नहीं जाती है और रवांडा से नहीं जाती है। तो यहाँ देखते हैं विषुवत रेखा कुल 13 देशों से होकर जाती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जैसे ब्राज़ील, इक्वाडोर, कोलंबिया, साओ टोमे प्रिंसिप जिसको हम कहते हैं, कांगो गणराज्य, युगांडा, सोमालिया, गैबन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, केन्या, इंडोनेशिया, मालदीव और किरिबाती। तो ये जो है कि 13 देश है जिस पर विषुवत रेखा अर्थात 0 डिग्री रेखा जो है कि गुजरती है। अगला प्रश्न है 91 क्या कहता है, फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। फोटो सेल, पानी, सौर सेल या उपयुक्त में से कोई नहीं। जो बड़ी बड़ी कंपनियों में, औद्योगिक कारखानों में खतरे के लिए जो अलार्म लगाए जाते हैं, जैसे टू 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 करके बजने लगते हैं, तो इसमें फोटो सेल होता है, फोटो सेल इसमें होता है। ये कैसे काम करता है, तो फायर अलार्म में फोटो सेल का उपयोग किया जाता है। फोटो सेल प्रकाश विद्युत प्रवाह का एक तकनीकी अनुप्रयोग है। यह प्रकाश ऊर्जा यानी लाइट एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। कहने का मतलब हो गया कि अगर कहीं पे आग लग जा रही है, फायर मतलब आग, और आग क्या है, अपने आप में एक प्रकाश है, एक रोशनी है, और जैसे ही उसको फोटो सेल लेता है, अपने पास ग्रहण करता है, तो तुरंत जो है कि वो संकेत कर देता है एनर्जी के रूप में और आवाज़ करना शुरू हो जाता है बीप के रूप में, जिससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं आग लग गई है। क्वेश्चन नंबर 92 है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज संबंधी प्रावधान हैं। तो ये जो है कि प्रावधान भाग 9 में है। मैंने लगातार टेस्ट पेपर में आप लोगों को ये सलाह दी है कि आप लोग कम से कम भाग 1 से भाग 25 तक जो ये रोमन नंबर लिखे हुए ना, इनको गूगल पे सर्च करके अपनी भाषा में लिख लो कि किस डिजिट को कौन सा रोमन नंबर कहते हैं। होता क्या है, आपको प्रश्न तो पता होता है लेकिन फिर भी आप गलत कर जाते हो क्योंकि आपको रोमन नंबर की संख्या नहीं पता। जैसे अगर मैं पूछूं ये क्या लिखा है, तो बहुत सारे लोग इसको 4 बता देंगे और लेके आ जाएंगे आंसर में क्या कि डीपीएसपी से संबंधित है, जबकि ये भाग 6 है जो कि राज्य से संबंधित है। तो इस तरीके की जो रोमन नंबर है ना, इसको याद रख लो मेरे दोस्तों, नहीं तो एक प्रश्न अगर गलत हो गया तो बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा आपको। तो देखते हैं यहाँ पे जो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान के भाग 9 के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि स्थानीय स्वशासन का जनक भारतीय इतिहास में किसे माना जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक, ये इतिहास का प्रश्न है, आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। तो नियोप्रीन यहाँ पे थर्मोप्लास्टिक नहीं है, जबकि पॉलीथीन, टेफ्लॉन और पॉलीस्टीरीन ये सभी के सभी थर्मोप्लास्टिक हैं। तो देखते हैं थर्मोप्लास्टिक होते क्या हैं, कैसे इनकी पहचान होती है। तो देखिए लिखा है नियोप्रीन एक थर्मोप्लास्टिक नहीं होता है। नियोप्रीन क्लोरोप्रीन का उच्च बहुलक होता है। यह एक प्रकार का कृत्रिम रबर है और इसका उपयोग पाइप, बेल्ट आदि बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया। तो जो जोड़ा गया था वो 92 में जोड़ दिया गया था। अब आप कहेंगे सर आंसर 93 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था जिसके द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को जोड़ा गया था, पंचायती राज को जोड़ा गया, और ये जो अधिनियम था ये 1992 में जो है कि पारित होता है, लेकिन 93 से इसको लागू कर दिया जाता है। इसीलिए यहाँ पे पारित होने का मतलब जोड़ना होता है, तो हम इसलिए इसको सही मानेंगे। जैसे यहाँ लिखा है कि तृतीय तल 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के रूप में जोड़ा गया। 73वां संविधान संशोधन ग्रामीण स्थानीय सरकार से संबंधित है, जब जिन्हें पंचायती राज संस्थान कहते हैं, और 74वां संविधान संशोधन शहरी स्थानीय सरकार से संबंधित है, जिन्हें नगर पालिका भी कहा जाता है।
एक प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि यूपी में टोटल नगर निगम कितने हैं, कितने नगर निगम हैं, और अभी लेटेस्ट हाल ही में पिछले 2 साल पहले एक नगर निगम का निर्माण किया गया है, उसको जो है कि नाम बताना है आपको। देखिए यही सारे प्रश्न हैं प्रीवियस ईयर पेपर से सीखने के, कि आप व्याख्या तो पढ़ रहे हैं लेकिन आपको पता ही नहीं है। अब प्रश्न आपने पढ़ लिया पॉलिटी से कि नगर निगम के बारे में 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, तो प्रश्न यह भी पूछ सकता है कि नगर निगम को कितनी विषय प्राप्त हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि नगर निगम को तो 18 विषय प्राप्त हुए हैं, लेकिन यूपी में कितने नगर निगम हैं, लेटेस्ट नगर निगम कौन सा बना है, इस पर जाँच आपकी होनी चाहिए, आपकी इस पर पैनी नज़र होनी चाहिए कि कौन सा परिवर्तन यूपी में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 95 है हमारा, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ होता है। प्रोटीन की बात कर रहा है, खाने का पाचन नहीं। खाना तो हम मुख से ही शुरू करते हैं, मुंह में खाना रखते ही हम उसे चबाना शुरू कर देते हैं, तो यहाँ से ही पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जो होता है स्टार्च और मंड, कार्बोहाइड्रेट्स, ये टूटना शुरू होते हैं, प्रोटीन नहीं। प्रोटीन जो सबसे पहले अमाशय, अमाशय यानी स्टमक, पेट से जो है कि पचना शुरू होता है। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन अमाशय में प्रारंभ होता है। हालांकि पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है तथा पचे हुए पदार्थों का अवशोषण भी मुख्यतः छोटी आंत में ही होता है। क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद भाग 3 मतलब अनुच्छेद 3 के तहत संसद के द्वारा एक कानून द्वारा संभव नहीं है। नए राज्यों का गठन करना, राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन करना, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना और नए राज्यों का प्रवेश। तो आप ये समझ लीजिए कि ये 3 और ये अलग हैं। अगर हम बात करें तो ये तो आर्टिकल 3 में आते हैं, ये किस में आते हैं, आर्टिकल 3, और ये जो आता है आर्टिकल 2 में आता है। अंतर क्या है, ये जो तीनों एक्टिविटी हैं दोस्तों, ये ऑलरेडी भारत में पहले से ही जो राज्य मौजूद होते हैं, जैसे उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ, झारखंड बिहार से अलग हुआ, आंध्रा जो है कि तेलंगाना अलग हुआ, तो ये जो पहले से ही राज्य हैं उनके परिवर्तन करने के लिए या उनको अलग राज्य बनाने के लिए आर्टिकल 3 का प्रयोग होता है। लेकिन नए राज्यों का प्रवेश का मतलब हुआ जब भारत के बाहर किसी भूमि का अधिग्रहण किया जाए या किसी देश से किसी भूमि को कब्जा किया जाए और उसमें रहने वाले नागरिक जो है कि उनको नागरिकता दी जाती है, तो ये नए राज्यों का प्रवेश। जैसे अगर मैं कहूँ 100वां संविधान संशोधन जब किया गया, जिसमें बांग्लादेश को 111 गाँव दिए गए और 52 या 51 जो इनक्लेव थे, गाँव थे, वो भारत को मिल गए। तो इन 51 गांवों को मिलाकर अगर एक राज्य बनाना हुआ हो तो ये राज्य आर्टिकल 2 का प्रयोग करके बनेंगे। क्यों? क्योंकि वो भारत के कभी राज्य नहीं थे, कभी क्षेत्र नहीं थे, वो तो उन्होंने बांग्लादेश से लिया है। तो नए राज्यों का प्रवेश इसे ही कहते हैं। तो अब आप ये समझ गए होंगे, तो डी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और यही सारी चीज़ें इसमें दी हैं एक्सप्लेनेशन में। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित में से रोग होता है। क्योंकि पॉलिश किए हुए चावल से जो रोग होता है वो होता है बेरी। क्यों? क्योंकि विटामिन जो B1 होता है, जो कि हम थायमिन कहते हैं, इसकी कमी हो जाती है हमारे शरीर में। क्योंकि पॉलिश करने से चावल के छिलके में उपस्थित जो विटामिन B1 थायमिन होता है आहार में उपलब्ध नहीं हो पाता है तथा छिलके के साथ चावल से पृथक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं हम लोग, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 98। यहाँ पे पॉलिटी से संबंधित है कि निम्नलिखित में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती, यानी कि संसद की कोई भूमिका नहीं होती है। तो आइए देखते हैं हम इसको। जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, अध्यक्ष और संघ लोक सेवा आयोग, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा। क्यों? देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इनको हालांकि हटाते तो राष्ट्रपति है, लेकिन इसके लिए एक प्रक्रिया होती है जो संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित की जाती है। सदाचार जो होता है, मतलब कदाचार होता है, या इन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया इसलिए। परंतु जो अध्यक्ष होते हैं संघ लोक सेवा आयोग के, यूपीएससी के या स्टेट पीसीएस, जैसे आपके यूपी पीसीएस के हो गए या बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, तो इनके अध्यक्ष और सदस्यों को राष्ट्रपति सीधे हटा सकता है। इसमें संसद की कोई भूमिका नहीं होती है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। पढ़ते हैं इसको हम। अनुच्छेद 317 के अनुसार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से उसके पद से हटाया जाएगा जो उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति द्वारा निर्देश किए जाने पर उस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 145 के अधीन इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच के पश्चात इस संबंध में दिए गए प्रतिवेदन के आधार पर जारी किया गया हो। जबकि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को एवं भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को हटाने में
में संसद की भूमिका होती है। तो यहाँ से यह बात समझ में आती है कि लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं इन्हें राष्ट्रपति अपने आदेश के माध्यम से ही हटा सकता है, लेकिन उस आदेश की जांच कौन कर रहा है? उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार। तो संसद का कोई रोल ही नहीं है इसमें या तो सुप्रीम कोर्ट का रोल आ रहा है या फिर जो है कि राष्ट्रपति का, और संसद यहाँ पे बिल्कुल कोई भूमिका नहीं निभा रही है। क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार होता है? तो विटामिन के। अगर विटामिन के की मात्रा बहुत अधिक हो गई तो मानव के शरीर के अंदर ही क्या होगा, जो रक्त का प्रवाह हो रहा है वो जमने लगेगा और मानव की मृत्यु हो जाएगी। अगर विटामिन के की बहुत कमी है, शरीर में बिल्कुल है ही नहीं, तो आपको जरा सा भी चोट लगेगा ना तो खून बहता ही रहेगा। जैसे आप देखते हैं कि खून जो है कि 1 आध मिनट 2 मिनट बाद क्या होता है, अपने आप जम जाता है, थक्का बन जाता है आपके शरीर के बाहर जब वो चोट लगी होती है। तो ये चीज़ें होती हैं। अगर विटामिन के ज़्यादा है तो भी दिक्कत है, विटामिन के कम है तो भी दिक्कत है। तो इसको बैलेंस में रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए लिखा है कि विटामिन के मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार होता है। इस विटामिन को रुधिर स्रावरोधी पदार्थ या एंटीमॉर्फिक फैक्टर कहते हैं, और इसकी कमी वाले व्यक्तियों का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक बार ऑपरेशन अगर किया जाएगा तो जब उसका खून निकलना शुरू होगा तो खून रुकेगा ही नहीं, क्योंकि अधिक रुधिर बह जाने के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। और अगला प्रश्न है 100 नंबर, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निहित होता है। किसमें होता है? तो इसका हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग, क्योंकि लोकसभा और राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सभी के चुनाव को तो निर्वाचन आयोग कौन सा देखता है? भारत का निर्वाचन आयोग। लेकिन अगर पंचायतों की बात करें, नगर पालिका की बात करें, या यूँ कहें कि भारत का जो तीसरा स्तंभ है, इसकी अगर हम बात करें चुनाव की, तो इसको राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा संपन्न कराया जाता है। और एक आपके लिए प्रश्न मैं देता हूँ कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो कौन है? उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के, ये आपको पढ़ना है। और अगला प्रश्न अगर हम बात करें, यहाँ पे एक चीज़ याद रख लीजिएगा कि अनुच्छेद 243 ट के अनुसार वन, यहाँ पे राज्य निर्वाचन आयोग का अधिनियम भी बनता है। क्वेश्चन नंबर 101 पर देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 101। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 101? मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है और यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है। तो देखिए, हृदय गति को भी नियंत्रित यही रखता है और शरीर में बैलेंस भी यही बनाता है, तो इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा, क्या कहता है ये व्याख्या? मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों के द्वारा सभी गतिविधियों का संचालन और नियमन किया जाता है। मस्तिष्क सोचने, हृदय गति नियंत्रण, शरीर के संतुलन आदि के लिए उत्तरदायी होता है। साथ ही साथ इसमें मेडुला, सेरिब्रम आदि मस्तिष्क के प्रमुख भाग होते हैं। मेडुला हृदय गति, रक्तचाप आदि पर अपना नियंत्रण रखता है, जबकि सेरेबेलम जो होता है वो शरीर की भंगिमा यानी कि पोस्चर तथा संतुलन बनाए रखने से लेकर खेलने कूदने, नाचने आदि समस्त कौशल्यपूर्ण क्रियाओं का समन्वय करता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अब यहाँ देखेंगे आप कौन सा सही सुमेलित नहीं। अंतर्राज्यीय परिषद 263 आर्टिकल में बिल्कुल सही है। वित्त आयोग आर्टिकल नंबर 280 में, यह भी सही है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी कि प्रशासनिक जो अधिकरण होते हैं वो 323A में है, यह भी सही है। और संघ लोक सेवा आयोग 315 में है, यह भी सही है। लेकिन आयोग के द्वारा क्या किया गया कि इसका आंसर सी मान लिया गया, जो कि प्रश्न को बाहर करना चाहिए था, क्योंकि जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो 323A में ही हैं, या आगे मैं अगर कहूँ कि भाग किस में हो जाएंगे, भाग 14A में है। ठीक है, तो ये भाग 14A में है। क्वेश्चन नंबर 103 देख लेते हैं हम लोग। क्या कह रहा है 103? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? जैसे हींग, सुहागा, शिलाजीत, इनमें से कोई नहीं। तो हींग प्राप्त किया जाता है क्वेश्चन नंबर 103 का ए। प्रश्नगत विकल्पों में से हींग पौधों से प्राप्त किया जाता है, यह जिस पौधे से प्राप्त की जाती है वह एम्बेलिफ्री कुल से संबंधित है। और फेरुला एसाफोटिडा या फेरुला फोटिडा, फेरुला रूब्रिकॉल्स आदि के जड़ों से प्राप्त लेटेक्स को सुखाकर हींग प्राप्त की जाती है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 है,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग से संबंधित है? तो देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है कि किसी भी अनुच्छेद से संबंधित नहीं है, बल्कि इसकी स्थापना के लिए संथानम जो कमेटी थी, संथानम जो आयोग था, उसने सिफारिश की थी। तो ये संवैधानिक प्रावधान तो है ही नहीं, ये तो संसद के द्वारा बनाया गया, इसलिए डी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। पढ़ते हैं इसको, तो आइए पढ़ लेते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने के लिए प्रमुख संस्था है। 1964 में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अंतर्गत इसका गठन हुआ है। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के एक प्रस्ताव से। और भ्रष्टाचार को रोकने पर बनाई गई संथानम समिति जो कि 62-65 में बनी थी, इसी की सिफारिश पर इसका गठन हुआ। किसका? केंद्रीय सतर्कता आयोग का। इस प्रकार मूलतः केंद्रीय सतर्कता आयोग न तो एक सांविधिक संस्था अर्थात संसद के द्वारा भी नहीं बनी है और न ही एक संवैधानिक संस्था है, अपितु सितंबर 2003 में संसद द्वारा पारित एक विधि द्वारा इसे सांविधिक दर्जा दिया गया। तो सोचिए, 1964 में बनी थी और 2003 में संसद ने एक अधिनियम के द्वारा इसे क्या दिया? सांविधिक दर्जा। क्वेश्चन नंबर 105 है, यहाँ पे कथन है और कारण है, पढ़ते हैं हम लोग। सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होती है, मतलब बहुत मीठी होती है, और प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो रहा है, यानी दोनों ही बातें सही हैं और लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। यहाँ पर पढ़ते हैं, सुक्रोज के जल अपघटन से प्रतीप शर्करा यानी इनवर्ट शुगर प्राप्त की जाती है, जो सुक्रोज की अपेक्षा अधिक मधुर होती है। प्रतीप शर्करा ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज का मिश्रण है तथा इसकी अधिक मधुरता का कारण सुक्रोज का जल अपघटन नहीं बल्कि फ्रक्टोज द्वारा मिठास की उच्च मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर 106 है, ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा। इसको आप लोग पढ़ लीजिए, मैं ये कहूँगा, सलाह दूंगा, इसको पढ़िए, क्योंकि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्षों का जो क्रम होता है वो बार बार पूछा जाता है आपसे। तो देख लीजिए, यहाँ पे तो डी आंसर है। हम लोग इसकी व्याख्या से सीधे इसका रिवीजन कर लेते हैं। आप देखेंगे कि महिला आयोग में जयंती पटनायक 1992 में, और ये पहली अध्यक्ष थी, ये फर्स्ट अध्यक्ष थी जब पहली बार 1992 में महिला आयोग गठित किया गया। फिर ममता शर्मा, उसके बाद गिरिजा व्यास और पूर्णिमा आडवाणी। तो आप देख लीजिए, ये इनके कार्यकाल दिए हुए हैं, लेकिन वर्तमान में अगर मैं बताऊँ आपको तो रेखा शर्मा जो है कि वर्तमान में क्या है, इसकी अध्यक्ष है। अब आप क्या करिए, पहली याद कर लीजिए और दूसरी याद कर लीजिए, फर्स्ट और सेकंड याद कर लीजिए। 1992 और एक 1994-95 में बनी थी। और इस समय आप नीचे से क्या करिए, वर्तमान में जो रेखा शर्मा है और रेखा शर्मा के ऊपर जो इनसे पहले थी उनको याद कर लीजिए। बस ये 4 याद कर लीजिए, यहीं से आप इसका कूट मिला लेंगे जब भी प्रश्न में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 107 है, यहाँ पे धातु दी है और उसके गुणधर्म दिए हुए हैं, तो ये आपको बताना है। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 107? देखिए, सोडियम की बात करेंगे तो ये चाकू से आसानी से कट जाता है और इसको हम मिट्टी के तेल में भी रखते हैं ताकि ये उड़ ना जाए। और पारे की बात करेंगे तो ये कमरे के ताप पर लिक्विड में पाया जाता है। जो पारा होता है, हम लोग पेन वगैरह में देखोगे, या जो डॉक्टर के पास जो है कि ब्लड प्रेशर नापने की मशीन होती है, उसमें भी जो पारा होता है वो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। चांदी की बात करेंगे तो चांदी सुचालक होता है दोस्तों, चांदी क्या होता है, सुचालक होता है, जबकि सीसा क्या होता है, कुचालक होता है। ओके, तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? तो इसके अंतर्गत हैदराबाद और कर्नाटक को विशेष स्थिति प्रदान की गई है। और आप लोग आर्टिकल नंबर 371 के अंतर्गत जितने भी विशेष राज्य हैं या विशेष दर्जे प्राप्त, उनको याद कर लीजिए। 118वां संविधान संशोधन विधेयक 2012 जनवरी 2013 में राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात 58वां संविधान संशोधन अधिनियम 2012 बन गया। और इस अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान के भाग 21 में अनुच्छेद 6 के बाद एक नया अनुच्छेद 371 जोड़ा गया। और 371 कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के विकास हेतु कदम उठाने के लिए सशक्त करता है। अगला प्रश्न है 109, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, फाइब्रोनिन जो है, फाइब्रोइन, ये कृत्रिम पदार्थ में नहीं आता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, मूल कर्तव्य जो है कि फिर यहाँ पे रोमन संख्या आ गई, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि रोमन संख्या को जरूर पढ़ लीजिए। तो रोमन संख्या में ये क्या लिख रहा है, भाग 4A में है, सही है। राज्य की बात करेंगे तो ये भाग 6 में है, यह भी सही है। भारत के महान्यायवादी की बात करेंगे तो इसकी नियुक्ति आर्टिकल 76 में है, तो ये भाग 8 में नहीं बल्कि भाग 5 के अंतर्गत आएगा, तो ये तो गलत हो गया। और संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं वो भाग 14 के अंतर्गत दी हुई हैं, 312 से लेके 300
18 तक दी हुई हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे सी यहाँ पर गलत हो गया सी, क्योंकि भारत का जो महान्यायवादी है वो भाग 5 अनुच्छेद 76 में दिया है। अगला प्रश्न है यहाँ पे पदार्थ और उनके एप्लीकेशन दिए हुए हैं, जैसे नीला थोथा, ईओसीन, सिल्वर आयोडाइड और जिंक फास्फाइड। अगर आप यहाँ से मिलाना चाहोगे या कूट से अगर हम देख लेते हैं तो देखेंगे, तो सबसे पहले तो आप दो चीज़ों को याद रख लीजिए, एक सिल्वर आयोडाइड और एक होता है सिल्वर ब्रोमाइड। ये कई बार प्रश्न में पूछा जाता है। तो सिल्वर आयोडाइड तो होता है कृत्रिम वर्षा के लिए जिम्मेदार, और सिल्वर ब्रोमाइड क्या होता है, फोटोग्राफी में इसका प्रयोग किया जाता है, फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। तो इसको याद रख लीजिएगा। अब यहाँ पर अगर हम मिलाते हैं तो देखिए नीला थोथा हो जाएगा कवकनाशी, ईओसीन हो जाएगा लाल स्याही, सिल्वर आयोडाइड मैंने बता दिया कृत्रिम, और जिंक फास्फाइड हो जाएगा कृंतकनाशी यानी कि रोडेंट नाशी। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। पढ़ते हैं यहाँ पे, कॉपर सल्फेट को नीला थोथा भी कहते हैं, जिसका उपयोग कवकनाशी, शैवालनाशी आदि के रूप में होता है। और जबकि वहीं ईओसिन का उपयोग लाल स्याही के रूप में होता है। सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, शुष्क बर्फ तथा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन यानी कि क्लाउड सीडिंग के रूप में किया जाता है। जिंक फास्फाइड का प्रयोग मुख्यतः कृंतकनाशी के रूप में होता है। अब आर्टिफिशियल जो रेन होती है दोस्तों, जैसे दिल्ली जैसे प्रदूषण वाले शहरों में क्या होता है, जब बहुत धुंध हो जाती है, बहुत जो है कि धुआं हो जाता है शहर में, तो हवाई जहाज़ के माध्यम से एक आर्टिफिशियल रेन कराई जाती है, जिसको हम लोग क्या यूज करते हैं, सिल्वर आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड, ताकि वो बारिश अगर किसी के शरीर पे पड़ती भी है, किसी बॉडी पे, तो नुकसान ना पहुँचाए उसको। क्वेश्चन नंबर 112 है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है। तो भारतीय संसद की जो सबसे बड़ी समिति है वो है प्राक्कलन समिति। इसमें क्योंकि जो टोटल 30 सदस्य होते हैं वो लोकसभा से आते हैं, जबकि लोकलेखा समिति की बात करेंगे तो इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा से आते हैं 15 सदस्य और राज्यसभा से आते हैं कितने, 7 सदस्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। पढ़ते हैं यहाँ पे कि प्राक्कलन समिति संसद की सबसे बड़ी समिति है और इस समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है। इसके सदस्य केवल लोकसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। इनका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। प्राक्कलन समिति यह बताती है कि प्राक्कलनों में निहित नीति के अनुरूप क्या मितव्ययिता बरती जा सकती है तथा संगठन में कैसे जो है कि कार्यकुशलता और प्रशासन में क्या क्या सुधार हो सकते हैं। जबकि वहीं लोकलेखा समिति में देखेंगे तो दोनों सदनों मतलब लोकसभा और राज्यसभा से निर्वाचित कुल 22 सदस्य आते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा और 7 सदस्य राज्यसभा से, और इनका कार्यकाल भी 1 वर्ष होता है। वहीं सरकारी उपक्रम समिति में 22 सदस्य आते हैं, यहाँ भी 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से निर्वाचित होते हैं और इनका भी कार्यकाल 1 वर्ष होता है। इम्पॉर्टेंट यह है कि याचिका समिति, ध्यान दीजिएगा, याचिका समिति के सदस्यों की संख्या 15 होती है और इसके सदस्य अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित होते हैं। इसका कार्यकाल नियत नहीं होता है, पुनर्गठन किए जाने तक यह समिति बनी रहती है और इस समिति का कार्य लोकसभा को प्रस्तुत की गई याचिकाओं पर विचार करना और प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। तो किस पे विचार किया था, ये लोकसभा पे। क्वेश्चन नंबर 113 है, यहाँ पे नीति आयोग द्वारा 2019 की जारी रिपोर्ट है, तो ये करंट अफेयर्स है, तो हम लोग आगे देख लेते हैं इसको। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। तो भारतीय संविधान में भाग 2 में नागरिकता के बारे में दिया हुआ है और अनुच्छेद 5 से 11 में इसके बारे में वर्णन लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से कौन से विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना यानी हृदय योजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं, जिसमें वाराणसी, मथुरा, प्रयागराज या अयोध्या। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा, 1 और 2 यानी कि वाराणसी और मथुरा को हृदय योजना में शामिल किया गया है। पढ़ते हैं हम इसकी व्याख्या कि राष्ट्रीय विरासत शहर वृद्धि योजना हृदय योजना को 21 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था, 2015 में। और यह योजना निम्न 12 शहरों में कार्यान्वित की गई है, जिसमें अजमेर, अमरावती, अमृतसर, बादामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम, मथुरा यूपी से, पुरी और वाराणसी यूपी से, और वेलंकन्नी और वारंगल। तो ये 2 शहर यूपी से हमारे शामिल होते हैं, वाराणसी और मथुरा। अगला प्रश्न है इसका, यहाँ पे कथन दिया हुआ और कारण पढ़ते हैं हम लोग।
भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। बिल्कुल, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निरंतरता और परिवर्तन के तत्व भी पाए जाते हैं, इसीलिए समय समय पर हम संविधान में भी संशोधन करते हैं, अपनी राजनीतिक व्यवस्था में भी परिवर्तन करते हैं। वहीं भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली और संत शैली के तत्व समाहित होते हैं, तो यह बात भी सही है। तो यहाँ पर दोनों ही कथन सही हैं और दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या भी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 117 की अगर हम बात करें तो देखिए, प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर क्या होनी चाहिए। अब यहाँ पे 2.1 दे रहा है, लेकिन मैं आपको करंट डेटा दे देता हूँ। तो इंडिया की अगर आपसे पूछा जाए, इस बात को नोट कर लीजिएगा कि इंडिया की टोटल फर्टिलिटी रेट जो थी 2.2 से घट के कितनी हो गई है, 2.0, तो ये याद रख लीजिएगा। वहीं यूपी की जो फर्टिलिटी रेट है जो है 2.35 है, जिसको हम लोग 2.4 भी बोलते हैं। और पूरे भारत में सबसे अधिक जो फर्टिलिटी रेट है वो किसकी है, तो बिहार की है। सबसे अधिक फर्टिलिटी रेट बिहार की है। तो ये आप आंकड़े याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है। तो न्यूनतम संख्या तो 12 हो सकती है, लेकिन प्रतिशत की बात करेंगे तो 15% से अधिक नहीं। समझते हैं इसको। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164(1) में कहा गया है कि विधानसभा सदस्यों की संख्या के बारे में उपबंध है। इसके अनुसार किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं हो सकती है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से विधियों का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे सिर गणना विधि, कैलोरी ग्रहण, पारिवारिक उपभोग व्यय और प्रति व्यक्ति आय। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी हो जाएगा कि 1, 2, 3, लेकिन गरीबी के लिए यहाँ पे पर कैपिटा इनकम को नहीं शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे सिद्धांत को स्पष्ट किया था। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो था विवाद, उसमें 1973 में कहा था। जैसे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना यानी उद्देशिका को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। सर्वोच्च न्यायालय के शब्दों में हमारे संविधान का प्रासाद उद्देशिका में वर्णित बुनियादी तत्वों पर खड़ा है। यदि इनमें से किसी भी तत्व को हटा दिया जाए तो सारा ढांचा ही ढह जाएगा, अर्थात संविधान वह नहीं रह जाएगा, अर्थात अपना व्यक्तित्व व पहचान ही खो देगा। और आगे देखते हैं अगर हम क्वेश्चन नंबर 121 को, तो देख लेते हैं क्या कह रहा है। आयुष्मान भारत के बारे में है और यहाँ पे कह रहा है आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यह योजना प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। या इस योजना में होने वाले व्यय में केंद्र और राज्यों की भागीदारी 60:40 अनुपात में है। तो यहाँ ध्यान देना है कि प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए नहीं है, बल्कि प्रति परिवार है। कहने का मतलब हो गया कि एक परिवार में चाहे आप कितने भी लोग, कोई भी व्यक्ति अपना इलाज कराएगा तो उसे 5 लाख रुपए का बीमा मिलेगा। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत प्रति परिवार 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है प्रति परिवार, जिसमें योजना में केंद्र सरकार के द्वारा 60% और राज्यों के द्वारा 40% योगदान दिया जाता है। अब यहाँ पूछा जा सकता है कि ये योजना शुरू कब हुई थी। तो दोस्तों ये योजना 2018 में झारखंड के रांची में वहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने इसके शुभारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर आएगा आपका 121। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आर्टिकल 39A में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता की बात हो रही है, सही है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन है, यह भी सही है। अनुच्छेद समान नागरिक संहिता, यह भी सही है। अनुच्छेद 48 न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण से संबंधित है, तो ये गलत है, क्योंकि न्यायपालिका और कार्यपालिका का जो पृथक्करण है वो अनुच्छेद 50 में वर्णित है। किसमें वर्णित है? अनुच्छेद 50 में। जबकि अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन संगठन से संबंधित व्याख्या की गई है। क्वेश्चन नंबर 123 है, पोषकीय या सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यटकों की संख्या में वृद्धि, बड़े पैमाने पर पर्यटन और लघु पैमाने पर यात्राओं का प्रबंधन करना, सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण प्रबंध करना। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर 124, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महान्यायवादी के बारे में आर्टिकल नंबर 76 में वर्णित किया गया है। राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह होगा। बिल्कुल सही बात है। महान्यायवादी इतना ही पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करेगी। ये बात गलत है, क्योंकि संसद इसके वेतन को नहीं बल्कि राष्ट्रपति इसके पारिश्रमिक को निर्धारित करता है। तो दूसरा गलत है, पहला सही है, इसलिए ए स्टेटमेंट हो जाएगा कि केवल एक सही है। क्वेश्चन नंबर 128, ये यहाँ पे हौसला 2018, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है, आगे देख लेते हैं। 126 नंबर प्रश्न है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक व्यवस्था कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है। और ये किसने कहा था अर्ध संघात्मक? तो ये कहा था केसी वियर ने। किसने कहा था? केसी वियर साहब ने। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार भी है, यह भी बात सही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये इसकी व्याख्या कर रहा है कि नहीं, तो नहीं कर रहा है व्याख्या, क्योंकि एक जगह स्वतंत्र न्यायपालिका की बात हो रही है और एक जगह जो है कि किसकी बात हो रही है? संघात्मक ढांचे की। तो ये अलग अलग बातें हो रही हैं दोनों। यहाँ पर हम इसको पढ़ते हैं कि भारत के संविधान का वर्णन विभिन्न प्रकार से किया गया है। इस अर्ध परिसंघी कहा गया है इसे, और इसे परिसंघी किंतु प्रबल एकात्मक अथवा केंद्र समर्थक भी कहा गया है। संरचना में परिसंघी किंतु भावना में एकात्मक है। सामान्य स्थिति में परिसंघी होता है किंतु आपात स्थिति के दौरान यह एकात्मक रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो अभी हमने ऊपर पढ़ी हैं। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 है, ये अभी भी पूछा जा सकता है कि भारत में $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का जो लक्ष्य रखा गया वो कब तक रखा गया है? तो वैसे देखा है तो 2024-25 तक रखा गया है। इसको इस तरीके से इंडिकेट किया गया है, लेकिन आपका उत्तर 2024 ही होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? धन विधेयक पे नहीं हो सकती, संवैधानिक संशोधन विधेयक इस पे भी नहीं, विनियोग विधेयक इस पर भी नहीं, केवल और केवल सामान्य विधेयक पर हो सकती हैं। तो समझते हैं यहाँ पे, भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान जो आर्टिकल 108 में है, और 108 कहता है कि दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित होता है जब किसी साधारण विधि निर्माण विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद हो जाता है। तो ये जो संयुक्त बैठक होती है इसे कौन आहूत करता है? तो इसे राष्ट्रपति जी आहूत करते हैं, लेकिन इसकी जो अध्यक्षता है वो कौन करेगा? लोकसभा स्पीकर महोदय कर देगा। किस आर्टिकल के थ्रू? तो 118 आर्टिकल का प्रयोग करते हुए लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। अगला प्रश्न है, मानव गरीबी सूचकांक HPI की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रतिस्थापित कर दिया? तो इसे 2010 में मल्टीपर्पज जो है कि जो पॉवर्टी इंडेक्स के रूप में इसे निर्धारित कर दिया गया। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 130 जो लॉकडाउन से संबंधित है, कोरोना के पीरियड से, तो अब यहाँ पर ऐसे प्रश्न नहीं बनेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन NIP सरकार द्वारा वर्ष 2020-30 की अवधि के लिए आरंभ किया गया है, और NIP का उद्देश्य सभी को समान ढांचागत सुविधा प्रदान कराना है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि 2020-30 नहीं बल्कि 2020 से 25 तक के लिए बात की गई है ये, तो इसलिए पहला तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे पहला गलत है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन पर गठित कार्यदल द्वारा अंतिम रिपोर्ट 29 अप्रैल 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंपी गई। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन का उद्देश्य सभी नागरिकों के जीवन में गुणवत्ता और सुधार लाना और देश में विश्व स्तरीय अवसंरचना उपलब्ध कराना है। कार्यदल द्वारा पेश अंतिम रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020-25 तक की अवधि के दौरान देश में अवसंरचनात्मक क्षेत्र में कुल निवेश 111 है। क्या लिखा है? कुल निवेश जो है वो 111 क्या है? आगे 111 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। तो अगला देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे अनुच्छेद है और प्रावधान है, ये आपको मिलान करना है। जैसे अनुच्छेद 61 की बात करेंगे तो ये राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। वहीं अनुच्छेद 67 ख की बात करेंगे तो ये उपराष्ट्रपति को हटाता है। अनुच्छेद 94 की बात करेंगे और अनुच्छेद 90 की बात करेंगे तो देखिए अनुच्छेद 94 जो है कि लोकसभा स्पीकर को हटाएगा, जबकि अनुच्छेद 90 जो है राज्यसभा के उपसभापति को हटाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि अनुच्छेद 61 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति पर महाभियोग, अनुच्छेद 67 का उपराष्ट्रपति को, अनुच्छेद 94 स्पीकर को हटाएगा, अनुच्छेद 90 राज्यसभा के उपसभापति को हटा दिया जाता है।
और अगला प्रश्न है यहाँ पे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस से रिपोर्ट से संबंधित है। तो ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट का जो है कि उस समय का संस्करण है, लेकिन आप लोगों को 2022 की रिपोर्ट से अपडेट हो जाना है। ये आपका काम है कि आप इसे अपडेट जरूर कर लें। अगला प्रश्न है भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपना लिया था। यहाँ पर पढ़ते हैं कि 14 जुलाई 1947 से 31 जुलाई 1947 चौथे अधिवेशन के दौरान 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया। और राष्ट्रीय ध्वज के बीच में चक्र जो होता है उसमें 24 तीलियां होती हैं, और राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का जो अनुपात होता है, चौड़ाई 2 मीटर और लंबाई 3 मीटर, तो ये मानी जाती है। सही आंसर ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए केंद्रीय बजट 2020-21 के द्वारा जो कॉर्पोरेट बॉन्ड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की जो सीमा बढ़ाई गई थी, वैसे तो वो 15% तक की गई थी, लेकिन अब आप लोग अपना करंट अफेयर्स अपडेट कीजिएगा इस समय बजट में। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर स्थित है? तो डी आंसर हो जाएगा लखनऊ। कहाँ पर स्थित है ये? लखनऊ में स्थित है बायोटेक्नोलॉजी पार्क। अगला प्रश्न है यहाँ पे, ये प्रश्न कई बार बनते हैं दोस्तों, इसमें जो है कि कूट आपको देगा आगे मिलान करना है। तो आइए हम लोग इसका मिलान कर लेते। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि पीएम जन आरोग्य जो अभियान था रांची से शुरू हुआ था 2018 में, पीएम वय वंदना योजना 2017 में शुरू हुई थी, स्वच्छ भारत अभियान 2014 में, और पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना ये 2015 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 2016 होना चाहिए। तो देख लेते हैं इसको आगे क्या लिखा हुआ है इसमें। यहाँ पे घटना चक्र ने देखिए स्टार बना रखा है, यही बात है, क्योंकि पीएम जन आरोग्य योजना तो 2018 में थी रांची से, पीएम वय वंदना योजना 2017, पीएम रोजगार योजना 2016 में होनी चाहिए थी, न कि 2015, और स्वच्छ भारत अभियान 2015 में, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो हरियाणा के पानीपत से शुरू हुआ था वो 2015 में हुआ था। अगला प्रश्न है विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालिक नीति का अनुवीक्षण करता है निम्नलिखित में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है? तो नीति आयोग के अंतर्गत आता है। और मैंने आप लोगों को काम भी बताया था कि नीति आयोग से जितनी भी रिपोर्ट्स जारी की जाती हैं, जो भी रैंकिंग दी जाती है, उनकी आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए ताकि वो आपको याद रहे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा कि नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ओजोन है, और नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं है। ध्यान देने वाली बात है ये कि आपको अगर नाइट्रस ऑक्साइड देगा तो वो आपका सही हो जाएगा आंसर। देखिए लिख भी रहा है कि इसमें जो प्रमुख गैस है वो कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं। इसीलिए जो है कि ए ऑप्शन यहाँ पर गलत किया गया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन खुदरा व्यापारियों, दुकानदारों और स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में सही नहीं है? 18 से 40 वर्ष की आयु के लोग इसके पात्र हो सकते हैं, उनका वार्षिक टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से अधिक न हो, राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य इसके पात्र हैं, और इसके अंतर्गत रुपया 3,000 रुपये का मासिक पेंशन जो है कि सुनिश्चित किया जाएगा। तो सी आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य इसके पात्र नहीं होंगे। ठीक है भाई, राष्ट्रीय पेंशन योजना बनाई जा रही है तो क्यों नहीं पात्र होंगे? अगला क्वेश्चन है 41, निधि कार्यक्रम एक चलाया गया था, इसके संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? निधि कार्यक्रम छात्रों के लिए स्टार्टअप हेतु प्रारंभ किया गया, इसका उद्देश्य 20 छात्रों के स्टार्टअप हेतु प्रति वर्ष वित्तीय सहायता करना है। तो स्टार्टअप से संबंधित है, तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, 1 और 2, क्योंकि जो निधि कार्यक्रम है वो छात्रों के स्टार्टअप से संबंधित है। अगला प्रश्न है सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा इस एक वर्गीकरण का अंश नहीं है? तो आप सांस्कृतिक पर्यावरण देखोगे, भौतिक पर्यावरण देखोगे, जैविक पर्यावरण देखोगे, लेकिन परिचालन पर्यावरण नहीं होता है, तो इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं 143। यहाँ पे केंद्रीय बजट दिया हुआ 2020-21, तो ये करंट अफेयर्स का प्रश्न हो गया बजट का, तो हम आगे बढ़ते हैं इससे। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी संक्रमण यानी इकोटोन अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो बेनेट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बेनेट के द्वारा। समझते हैं यहाँ पे कि पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग जॉन डब्ल्यू बेनेट के द्वारा किया गया था। इन्होंने यह अवधारणा वर्ष 1976 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द इकोलॉजिकल ट्रांजिशन कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी एंड ह्यूमन एडेप्टेशन में प्रस्तुत किया था।
दोस्तों एक टारगेट आपसे मैं ज़रूर दूंगा टारगेट कि देखिए आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस पर अधिक से अधिक लाइक लाइए, और इसका टारगेट मैं रखता हूँ कि कम से कम इस पर 50 लाइक तो होने ही चाहिए, और साथ ही साथ इस पर 1500 कम से कम व्यूज़ ज़रूर होने चाहिए, तभी मैं अगला पार्ट आपके लिए प्रेजेंट करूँगा। क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, हमारी टीम के द्वारा इतनी मेहनत की जा रही है, और आप लोगों के सामने से मुझे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है, तो कैसे मोटिवेशन आएगा। तो मोटिवेशन के लिए ही सही, आप लोग तो जो है कि अच्छी बात करते हैं, अच्छे से मेरी बात को सुनते भी हैं, लेकिन एक और बात सुन लीजिए कि इसको कम से कम हमारा जो टारगेट है इसमें 50 लाइक प्लस होना चाहिए, और 1500 प्लस अगर व्यूज़ आएंगे तभी मैं अगला पार्ट 2019 के प्रीवियस ईयर पेपर कराऊंगा। तो आप लोग प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि इस पर व्यूज़ बढ़ें, और हमें मोटिवेशन तो आना चाहिए ना कि हाँ हम आप लोगों के लिए समय दे रहे हैं, अपना सारा काम कर रहे हैं आपके लिए, और आप लोगों की तरफ से कोई रेस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। अगला प्रश्न है, ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रतियोगितात्मक जो सूचकांक होता है वो जारी किया जाता है किसके द्वारा, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है। समुद्र जल जो है कि उसके तल का बढ़ना, हिमनदी का पिघलना, बीमारियों का फैलना, प्रवाल भित्ति का विरंजन हो। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि चारों ही कारण इसके होंगे, मतलब ये चारों ही प्रभाव होंगे, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 है, यहाँ पे कुछ योजनाएं दी हुई हैं, घटनाएं, और उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो जैसे नाबार्ड की स्थापना की बात करेंगे तो ये तो हो जाएगी 1982 में। वहीं स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम और किसान क्रेडिट कार्ड योजना ये 1998 में आई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना ये 1975 में हुई थी। तो अब इस आधार पर आप देखोगे कि 4, 1, 2, 3, तो आइए 2 वाले का भी हम लोग कार्यकाल देख लेते हैं। तो देखिए नाबार्ड आपकी 1982 में स्थापित हो रही है, स्वयं सहायता समूह 1992-93 में, किसान क्रेडिट कार्ड 1998 और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 में स्थापित हो रही है। तो अब आ जाइए अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 148, निम्नलिखित घटनाओं को काल अनुक्रम के क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था? भाई रियो डी जेनेरियो में जो हुआ था सम्मेलन वो 1992 में हुआ था। बर्टलैंड की जो रिपोर्ट थी ये 1987 में प्रकाशित हुई। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करेंगे तो ये भी 97 में होता है। द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट ये जो है कि सबसे पहले आती है 1972 में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका उत्तर कि द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन 1972 में हुआ था। रियो पृथ्वी सम्मेलन जून 1992, बर्टलैंड रिपोर्ट 1987 जहाँ पर हमने आवर कॉमन फ्यूचर का टाइटल भी पढ़ा, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था। और सेकंड लास्ट प्रश्न है यहाँ पे, कौशल भारत अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथनों की पहचान करेंगे। कौशल भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने जुलाई 2015 में की थी, और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत के युवाओं को सूचना तकनीक में प्रशिक्षित करना था। तो ए ऑप्शन तो यहाँ पे केवल सही हो जाएगा, जबकि दूसरा ऑप्शन गलत होगा। क्यों कह रहा है ऐसा? क्योंकि जो उद्देश्य था कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय का कि दीर्घावधि और अल्पावधि प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं को नियोजनीय कौशल से संपन्न करना है। और यहाँ पे लास्ट प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह हरियाणा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? हरियाणा में। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, जिसे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य भी कहा जाता है, ये गंभीर रूप से लुप्त प्राय घड़ियाल, छोटे मगरमच्छ जिसे कहते हैं, लाल मुकुट वाले कछुओं और लुप्त प्राय गंगा नदी डॉल्फिन के लिए उत्तरी भारत में 5400 वर्ग किलोमीटर विस्तृत है। और इस अभ्यारण्य, यह जो अभ्यारण्य है राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के त्रिबिंदु के पास चंबल नदी पर स्थित है। अच्छा, यहाँ पर प्रश्न क्या पूछ रहा था कि कौन हिस्सा नहीं है? ये ध्यान देना, ये हरियाणा इसका हिस्सा नहीं, जबकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान ये तीनों में ही इसके सेंट्रल जोन पे है। तो ये थे दोस्तों 2020 के टेस्ट सीरीज, और अब हम लोग करेंगे लास्ट 2019 की। लेकिन उसके लिए मैंने आपसे क्या उम्मीद की है कि आप लोग 50 प्लस जो है कि इसमें लाइक लाएंगे, और कम से कम 1500 तो इस पर व्यूज़ आ जाने चाहिए 24 घंटे के अंदर, तभी तो मैं अगले दिन आपको टेस्ट पेपर दे पाऊँगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।